ओके, तो बच्चों अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग फिटर टर्नर मशीनिस्ट का सेट नंबर 05 सॉल्व करेंगे, है ना। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं आप लोगों को डेली 75 क्वेश्चन का एक शॉर्ट सॉल्व कराता हूं, और 75 क्वेश्चन के ये सेट में फिटर टर्नर मशीनिस्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सेट आपको हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 75 क्वेश्चन का सेट होगा, सेट नंबर आज 05 है। इसकी पीडीएफ आपको बटन में मिल जाती है, आप वहां से पहले पीडीएफ डाउनलोड करके आंसर लगा लीजिएगा, फिर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आते हैं, है ना। और नंबर जो भी आपके आए, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे के 75 में से 40 नंबर आ रहे हैं, कुछ भी नंबर आ रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे इस मोबाइल नंबर पे अपना स्कोर जरूर मैसेज कर दिया करो, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोग 75 में से कितना नंबर लेके आ पा रहे हो। 93, 69, 880, 746। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। तो बच्चों मैंने कहा ना कि हम लोग 5 सेट ऐसे नहीं बना रहे कि एक ही जैसे सवाल भी नहीं सोल्व करा रहे, मैं आपको अलग अलग टाइप के सवाल सोल्व करा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये वाला सवाल देखिए, ये सीएनसी मशीनों से इन्होंने बोला है कि सीएनसी मशीन में G17 का बताइए कोड क्या है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस बात को पहले समझो कि कोड होते क्या है। बच्चों जब भी कभी हम सीएनसी मशीन का पूरा नाम पूछते हैं कि भैया सीएनसी मशीन का बता दो पूरा नाम क्या है, तो कंप्यूटर कंट्रोल, है ना, कंप्यूटर कंट्रोल न्यूमेरिकल मशीन, इस तरीके से इसका पूरा नाम होता है। और न्यूमेरिकल कंट्रोल, अगर मैं सीधे सीधे अगर एनसी की बात करता हूं तो एनसी का जो पूरा नाम होता है वो होता है सिर्फ न्यूमेरिकल कंट्रोल। देखो अंतर है, एनसी का पूरा नाम होगा न्यूमेरिकल कंट्रोल, है ना। और सीएनसी में सब शुरुआत में केवल और केवल कंप्यूटर जुड़ जाएगा, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, है ना। तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल ये इसका पूरा नाम हो जाता है। बोलो दोस्त, बात सबको क्लियर है। अब प्रश्न ये है कि भैया सीएनसी मशीनों में आपको बताना है कि C17 और G17 और G18, इस तरह से 3 कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। G17, G18 और बताइए G19, है ना। इन 3 कोडों का मतलब क्या होता है मैं एक एक करके बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। सर G17 का मतलब ये होता है कि आपकी जो मशीन का टेबल है, देखो एक चीज टेबल होती है, टेबल में हम लोग जॉब को बनाते हैं ना, तो जॉब टेबल में बांधा जाता है और टेबल घूमती है ना। तो G17 का मतलब ये होता है कि टेबल जो है वो XY प्लेन में घूमेगी। कौन से प्लेन में? XY प्लेन में, है ना। टेबल XY प्लेन में घूमेगी, लेकिन टूल, टूल हमारा कहां मोशन करेगा, तो टूल का मोशन Z एक्सेस में होगा, है ना। तो टूल का मोशन बताइए कहां पर होगा? Z एक्सेस में। ये G17 का ध्यान रखिएगा कोड का मतलब होता है। जब G18 में आते हैं तो इसका मतलब होता है कि टेबल XZ प्लेन में घूमेगी। टेबल कहां घूमेगी? सर टेबल जो होगी वो XZ प्लेन में घूमेगी। और अगर टेबल XZ प्लेन में घूमेगी तो आप मुझे बताइए टूल कहां घूमेगा? तो सर टूल की जो एक्सेस होगी वो हमारी हो जाएगी Y एक्सेस, क्योंकि Y मिस हो गया ना इसमें से, Y क्या हो गया? Y मिस हो गया। तो आप कह सकते हैं कि यहां टूल की एक्सेस हमारी Y एक्सेस हो जाएगी। अच्छा G19 की बात करते हैं, तो बच्चों G19 की बात करते हैं तो XY XZ, हरा, और इसके बाद बताइए क्या हो जाएगा? YZ। तो YZ जो प्लेन होगा सर उसमें हमारा टेबल घूमेगी G19 के कोड में, और टूल जो होगा वो बताइए कहां चलेगा? तो टूल चलने वाला है हमारा X एक्सेस में, टूल चलने वाला है X एक्सेस में। ठीक है, तो यहां पर जितने भी मैंने आप लोगों को कोड बताए हैं सारे के सारे कोड आपको याद करने। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है? तो ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन 3 को समझा दिया। अब सवाल का आंसर देखिए, उन्होंने G17 पूछा है, तो जो भी हमारा प्लेन होगा या टेबल होगी वो XY प्लेन में घूमेगी और टूल हमारा Z एक्सेस में। ठीक है, तो XY वर्किंग प्लेन हो गया और Z हमारा देखो क्या हो गया सर? टूल एक्सेस हो गया। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो जब भी कभी सीएनसी मशीनों से क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ ये कोड पूछे जाते हैं, तो आपको कोड जरूर याद रखना है। ये डायग्राम में उस चीज से दिखाई दिया है, हालांकि याद हो गया होगा। जैसे कि अब अगला सवाल देखिए, दाहिने हाथ की ओर में कटर त्रिज्या क्षतिपूर्ति। बच्चों इन्होंने बोला है, इसका पूरा नाम भी ये याद कर लो, CRC। अरे देखो CRC का पूरा नाम की बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है CRC का पूरा नाम, कटर रेडियस कंपनसेट। कटर रेडियस कंपनसेट ये हमारा CRC का पूरा नाम होता है सीएनसी मशीनों में। तो बोला जा रहा है कि कटर रेडियस कंपनसेट का जो G कोड होना चाहिए वो बताइए इनमें से क्या है ना। बच्चों G कोड का मतलब यही होता है कि शुरुआत में G लगा हो। M कोड का मतलब होता है शुरुआत में M लगा हो।
अब सवाल ये आ जाता है कि सर ऐसे तो हमें कितने सारे कोड याद करने पड़ेंगे, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कोड याद करा देता हूं और वो कोड आप याद कर लो। जैसे कि G17 भी आपने याद कर लिया, G18 याद कर लिया, जी हमारा याद कर लिया कितना 19, है ना। G17 18 19 याद हो गया। बच्चों कंपन सेट के लिए, कटर रेडियस कंपन सेट के लिए हम G42 यूज करते हैं, G42 यूज करते हैं। अब मैं आपको जल्दी से सारे कोड याद करा देता हूं जो हमारे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहां मैंने देखो G कोड लिख रखे, M कोड लिख रखा, कॉपी खोल के इस सारे कोड को लिखिएगा क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। अरे पहले तो M कोड सुनिए जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैंने सारे नहीं लिए, जो इंपॉर्टेंट है बस वही लिए। बच्चों M कोड में M00, M01, M03, M04, M05, M06, फिर M030, ये जो कोड है ये हमारे इंपॉर्टेंट कोड होते हैं। बच्चों M00 का मतलब होता है प्रोग्राम स्टॉप, हरा। M01 का मतलब होता है ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप। M03 का मतलब होता है स्पिंडल स्टार्ट क्लॉकवाइज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। M03, M04 यानी स्पिंडल क्लॉकवाइज घूमेगा। और M04 का मतलब होगा स्पिंडल स्टार्ट एंटी क्लॉकवाइज। M05 का मतलब होगा स्पिंडल स्टॉप, ठीक है। और M06 का मतलब होगा टूल चेंज, ठीक है। M30 का मतलब होगा इंड प्रोग्राम या रिटर्न टू स्टार्ट। बोलो भाई बात आपको क्लियर है ना। तो M कोड वेरी, ये सब M कोड है, मैंने बताया ना जिसके आगे हम M अच्छा लगा देते हैं वो हमारा M कोड हो जाता है। इसी तरह से G कोड भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी आप लोगों को याद करना है। जैसे कि G कोड में G00 का क्या मतलब होता है, G01 का मतलब क्या होता है, हरा। G02 हो गया, 03 हो गया। जैसे कि सर्कुलर इंटरपोलेशन पूछा जाए या फिर सर्कुलर इंटरपोलेशन CCW पूछा जाए, इस तरीके से आपको ये सारे के सारे कोड बच्चों याद करने हैं। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। कुछ और भी G इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि G17, G18, G19, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये देखो। इसी तरह से सारे के सारे कोड आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। जैसे देखो कटर कंपनसेट कैंसिल टू 0, कटर रेडियस कंपनसेट, यही तो मैंने पूछा था। कटर रेडियस कंपनसेट नहीं था, ऑफसेट वाला है, हरा। कटर रेडियस कंपनसेट का आंसर C41 होना चाहिए था, मैंने C42 लगा दिया क्या, माय मिस्टेक, सॉरी। C41 इसका सही आंसर होगा। कटर रेडियस कंपनसेट का सही आंसर हमारा G41 होगा, G41, है ना। तो G41 देखो कटर रेडियस कंपनसेट वाला है, आपको ये भी याद करना है ना। इसी तरह से हमें G80 हो गया, G81 हो गया। मतलब ये सारे के सारे वो कोड है जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर इतना ही आपने पढ़ लिया तो भैया मेरे जितने भी CNC मशीनों को पढ़ना चाह रहे हैं, इसके बाहर कोई भी CNC मशीन का कोड नहीं आएगा, ठीक है। चलो, और इसके ना मैं कोड डेली डेली लाऊंगा और डेली डेली आपको ये सारे के सारे कोड जो है मैं याद भी करा दूंगा, देख लो, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताइए, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों बोला जा रहा है कि मशीनिंग में चिप के टूटने का मुख्य कारण क्या होता है। अब यार चिप के टूटने की बात हो रही है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, दो तरह की चिप बनती है, एक लगातार चिप बनती है, दूसरी टूट टूट के चिप बनती है ना। ध्यान रखना, एक लगातार चिप बनती है, एक टूट टूट की चिप बनती है। बच्चों लगातार चिप को हम लोग किस नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस चिप। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्टिन्यूअस चिप बोलते हैं, है ना। जबकि अगर टूट टूट की चिप बनती है बच्चों, तो बताइए उसको किस नाम से जाना जाता है। सर इसको बोला जाता है डिसकॉन्टिन्यूअस चिप, है ना। बच्चों लगातार चिप तब बनती है जब हमारे पास जो भी मटेरियल होगा वो डक्टाइल होगा या फिर सॉफ्ट होगा। अगर मटेरियल डक्टाइल है या सॉफ्ट है तो हमारी कौन सी चिप बनेगी, कॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस चिप कब बनती है, टूट टूट की चिप कब बनती है, जब हमारा मटेरियल ब्रिटल होगा या हार्ड होगा। तो जब भी कभी मटेरियल ब्रिटल या हार्ड होता है तो ध्यान रखना उस समय डिसकॉन्टिन्यूअस चिप बनती है, ठीक है। तो चिप के टूटने का जो रीजन होता है वो ब्रिटलनेस होती है, भंगुरता होती है। ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर होगा। बहुत प्यारा सवाल था मेरे भाई, ठीक है। तो चिप किस तरह से बनती है, कौन से मटेरियल में कैसी चिप बनती है, बच्चों ये बात आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इन्होंने बोला मशीनिंग में चिप के टूटने का मेन कारण क्या होता है, तो टूट टूट के बन रही है, इसका मतलब कंफर्म वो ब्रिटल मटेरियल होगा, यानी भंगुरता उसका स्टार्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, नेक्स्ट है बच्चों। चौथा नंबर अगला सवाल बोला जा रहा है कि मैट्रिक सिस्टम में बताइए वर्नियर हाइट का लीस्ट काउंट क्या होता है। अरे भैया मैट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर हो, वर्नियर हाइट हो, है कुछ भी हो, बच्चों इन सब का जो लीस्ट काउंट होता है वो एक ही होता है,
कितना होता है, तो कह देना सीधा सीधा 0.02 mm। 0.02 mm इस सवाल का सही आंसर जाएगा। 1 ईयर हाइट गेज का लीस्ट काउंट, ऑप्शन नंबर हमारा सी। चलो नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल 5वां नंबर है, मूल लंबाई और लंबाई में परिवर्तन का अनुपात क्या होता है। हरा देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कभी मूल लंबाई की बात करेंगे और लंबाई में परिवर्तन का अनुपात की बात करेंगे, यह हमेशा एक टर्म होता है जिस टर्म को हम बोलते हैं विकृति। क्या बोलते हैं सर, इस टर्म को बोला जाता है विकृति। हरा इस सवाल का सही आंसर तुम्हारा स्ट्रेन के साथ जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने वाला है। देखो प्रतिबल दूसरी चीज होती है, प्रतिबल P बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये है प्रतिबल। ये क्या है सर, ये प्रतिबल है। हरा प्रत्यास्था इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो पदार्थ में बल लगाने पर उसमें विस्थापन लेके आती है, डिफॉर्मेशन लेके आती है, और जैसे बल हटा लो वापस से अपने शेप में आ जाता है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छे से याद करना है। मैं सारे के सारे एंगल एक बार आपके सामने रिपीट कर देता हूं, आप इस बात को नोट डाउन कर लेना। डिल बिट का सारे एंगल, देखो डिल बिट में सबसे पहला जो एंगल बच्चों पूछा जाता है उस एंगल का नाम होता है पॉइंट एंगल। पूछा जाएगा कि बताइए डिल बिट में कितना पॉइंट एंगल होता है, तो कह देना 118 डिग्री का बच्चों पॉइंट एंगल होता है डिल बिट में, है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाएगा सर, अगला क्वेश्चन आएगा कि बताइए लिप एंगल कितना होता है ना, एंगल ऑफ लिप या लिप एंगल कितना होता है। बच्चों लिप एंगल इसका जस्ट आधा होता है, लगभग 59 डिग्री होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें क्लीयरेंस एंगल कितना होता है ना, क्लीयरेंस एंगल यानी डिल बिट में क्लीयरेंस एंगल कितना दिया जाता है बच्चों, तो आपको बताना है 8 से 12 डिग्री दिया जाता है। और एक वैल्यू आपसे पूछी जाती है कि डिल में बताइए हेलिक्स एंगल कितना दिया जाता है। हेलिक्स एंगल बच्चों, हेलिक्स एंगल जो दिया जाता है डिल बिट में वो लगभग 30 डिग्री दिया जाता है। कितना 30 डिग्री। बच्चों एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो हेलिक्स एंगल होता है ये कैसा एंगल है, तो कह देना ये ना, इसकी डेफिनेशन ऐसे दी जाती है मैक्सिमम रेट एंगल, है ना। बच्चों जो हमारा मैक्सिमम रेट एंगल होता है, ध्यान रखना उसी एंगल को हम लोग हेलिक्स एंगल के नाम से जानते हैं। तो जो भी हमारा मैक्सिमम रेट एंगल होता है वो हमारा हेलिक्स एंगल होता है। और मैक्सिमम रेट एंगल हमारी डिल बिट की कहां पर मिलता है, तो कह देना ये डिल बिट की परिधि में मिलता है। कहां मिलता है, परिधि में। तो ये सारे के सारे एंगल बच्चों आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रश्न ये है कि एक डिल का निकासी कोण के बीच कितना होना चाहिए। क्लीयरेंस एंगल सर, क्लीयरेंस एंगल हमारा ध्यान रखना 8 से 12 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही उत्तर होगा। ठीक है, दूसरी एक मुद्दे की बात मैं और बता दूं बच्चों, कई बार ये पॉइंट एंगल ना बड़ा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है मटेरियल कैसा है ना। तो बच्चों जब भी कभी हार्डर मटेरियल होता है, हार्डर मटेरियल या हार्ड मटेरियल लिख लीजिए, तो बच्चों हार्ड मटेरियल के लिए जो हमारा पॉइंट एंगल होता है ना सर, वो 118 डिग्री से बढ़ जाता है, ध्यान रखना। जबकि अगर यही सॉफ्ट मटेरियल होता तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए बच्चों ये जो पॉइंट एंगल होता है वो हमारा 118 डिग्री से कम हो जाता है। ये सब भी सवाल आते हैं, है ना बच्चों। लेकिन जब इसको हेलिक्स एंगल में देखा जाता है सॉफ्ट और हार्ड मटेरियल के लिए, तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए हमारा हेलिक्स एंगल क्या होता है, हार्ड मटेरियल के लिए हेलिक्स एंगल क्या होता है, तो बच्चों यहां पर भी हेलिक्स एंगल उल्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, वो भी आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, तो हेलिक्स एंगल भी बदल सकता है, 30 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है और 30 डिग्री से कम भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं यहां बात करता हूं सॉफ्ट मटेरियल की, मान लीजिए मटेरियल हमारा सॉफ्ट है, फॉर एग्जाम्पल मटेरियल है हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम एक सॉफ्ट मटेरियल है। और एक और मैं मटेरियल ले लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास मटेरियल कैसा है, हार्ड मटेरियल है। तो बच्चों सॉफ्ट मटेरियल और हार्ड मटेरियल के लिए हमारे जो हेलिक्स एंगल होता है सर, वो हमारा बदल जाता है ना। ध्यान रखना सॉफ्ट और हार्ड मटेरियल के लिए हमारे हेलिक्स एंगल क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहां उल्टा है, मैंने कहा ना उल्टा है बच्चों। यहां सॉफ्ट मटेरियल के लिए जो हेलिक्स एंगल होता है वो 30 डिग्री से ज्यादा हो जाता है सॉफ्ट के लिए, और हार्ड मटेरियल के लिए ध्यान रखना डिल बिट का हेलिक्स एंगल 30 डिग्री से कम हो जाता है ना। जब भी कभी एंगल 30 डिग्री से ज्यादा, पहले तो कम हो एंगल होगा, हार्ड मटेरियल के लिए हेलिक्स एंगल 30 से कम होगा बच्चों। जब एंगल हेलिक्स एंगल 30 डिग्री से कम होता है तो उसे पता किस नाम से जाना जाता है, उसे बोला जाता है स्लो हेलिक्स एंगल। स्लो हेलिक्स एंगल, तो याद रखना उसे किस नाम से जाना जाता है सर, उसे बोला जाता है सोलो हेलिक्स एंगल, है ना बोलते हैं। जब भी कभी हेलिक्स एंगल 30 से कम होगा उसे स्लो हेलिक्स एंगल कहेंगे।
और अगर हेलिक्स एंगल 30 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, जो कि सॉफ्ट मटेरियल के लिए होता है सर, उसे बोला जाता है फास्ट हेलिक्स एंगल। अरा इसे लो और हाई नहीं देते, स्लो और फास्ट देते हैं, स्लो और फास्ट नाम देते हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है ना? तो फिलहाल इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर होगा। बहुत प्यारा सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इन्होंने बोला है कि फॉर रफ बोरिंग ऑपरेशन, मतलब अगर रफ बोरिंग है तो बताइए इनमें से कौन सी चीज जरूरी है। पहले आप रफ बोरिंग क्या होती है उसको समझो। है देखो, मैं आपको हर एक चीज को रटवा नहीं रहा हूं, हर एक चीज को पहले समझा रहा हूं कि भैया इसका पहले मतलब समझ लो ताकि आपको याद करने में आसानी हो, है ना। सर एक होती है रफ बोरिंग और एक होती है बच्चों फिनिश बोरिंग। पहले आप रफ बोरिंग का मतलब समझो, है ना। सर रफ बोरिंग का मतलब होता है कि जब हमें एक साथ बहुत ज्यादा मटेरियल निकालना होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको 40 mm का होल बनाना है, तो हम लोग डायरेक्ट कभी 40 mm का होल नहीं बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो है होल को ढेर सारा मटेरियल निकालेंगे। मान लीजिए आपने होल पहले 35 mm का बना दिया, फिर उसके बाद उसकी फिनिशिंग करेंगे ना। तो जो पहले किया जाता है वो रफ बोरिंग की जाती है। जो पहले किया जाता है वो क्या किया जाता है सर? जो पहले किया जाता है उसे बोला जाता है रफ बोरिंग। फिर बाद में जब फिनिशिंग किया जाता है उसको, तो वो उसे बोलते हैं हम लोग फिनिश्ड बोरिंग, है ना। तो दोनों में अंतर है। तो रफ बोरिंग में क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, रफ बोरिंग में हमें डेप्थ ऑफ कट ज्यादा रखनी पड़ती है। सर रफ बोरिंग में फीट भी ज्यादा रखनी पड़ सकती है, लेकिन मटेरियल बहुत ज्यादा रिमूव होता है, कटिंग स्पीड हमारी लो होती है। रफ बोरिंग में कटिंग स्पीड कैसी होती है? लो होती है, क्योंकि मटेरियल ज्यादा रिमूव होता है। लेकिन अगर बात करते हैं कि इसमें जो फिनिशिंग आती है वो कैसी आती है, तो बच्चों याद रखना, रफ बोरिंग में जो फिनिशिंग आती है, फिनिशिंग पहले, फिनिशिंग से पहले एक और चीज समझते हैं, मेटल रिमूवल रेट कितना आता है। बच्चों इसमें मेटल रिमूवल रेट ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा मटेरियल बाहर निकलता है। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें जो फिनिशिंग हमें प्राप्त होती है ना, वो फिनिशिंग बहुत ज्यादा खराब प्राप्त होती है, फिनिशिंग कम होती है ना। इसमें फिनिशिंग कैसी होती है? कम होती है। ये रफ बोरिंग की सारी कंडीशन है। ओके बच्चों, अगर मैं बात करता हूं फिनिश बोरिंग, फिनिश बोरिंग का मतलब ये है कि देखो, मैंने एग्जांपल दिया कि होल बनाना था 40 mm का, तो 0 से 35 mm का होल आप इसी में बना लोगे, हरा। फिर जो बाकी बचा 5 mm है ना, यानी 35 mm को कितना बनाना है? 40 mm बनाना है, तब आप फिनिश बोरिंग का इस्तेमाल करोगे, है ना। तो बच्चों जब हम फिनिशिंग बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखना, उसका जो डेप्थ ऑफ कट होता है वो कम रखना होता है, फीड जो होती है वो कम रखनी होती है, लेकिन जो कटिंग स्पीड है ना सर वो ज्यादा रखनी होती है ना। फिनिश बोरिंग में देखो, आप देखो 35 से 40 यानी मेटल रिमूवल रेट बताइए कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। MRR बोलते हैं इसको, मेटल रिमूवल रेट। और बच्चों फिनिशिंग की बात करते हैं कि फिनिशिंग कैसी मिलेगी, तो कह देना इसमें फिनिशिंग हमारी बढ़िया मिलेगी। फिनिशिंग हमारी कैसी मिलेगी? बढ़िया मिलेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा रफ बोरिंग क्या होती है और हमारी फिनिश्ड बोरिंग क्या होती है। प्लान सवाल दिए था कि रफ बोरिंग ऑपरेशन के लिए क्या जरूरी है, तो स्पिंडल स्पीड लो होनी चाहिए और फीड ज्यादा होना चाहिए। देखो फाइन फीड का मतलब है छोटी सी फीड, थोड़ी फीड। कोर्स फीड का मतलब होता है ज्यादा फीड, है ना। तो बच्चों इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर जाएगा। तो स्पिंडल स्पीड लो होगी और फीड मोटी मोटी दी जाएगी, हाई फीड दी जाएगी। बोलो भाई, बात आपको क्लियर है ना? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल था। एक और मैं बात यहां बताने वाला था, मुझे जस्ट अभी याद आया था। हाँ, याद आ गया बच्चों, मेटल रिमूवल रेट, MRR का पूरा नाम होता है मेटल रिमूवल रेट। इसका फॉर्मूला होता है VFD। VFD का मतलब होता है कटिंग स्पीड इंटू फीड इंटू डेप्थ ऑफ कट। ये स्पीड है, ये फीड है, ये डेप्थ ऑफ कट है। यानी स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे दोस्त, तो हमेशा इस बात को याद रखना, मेटल रिमूवल रेट पता चलता है। नेक्स्ट आइए बच्चों, 8वां नंबर सवाल बोला जा रहा है कि शाफ्ट की घूर्णी गति को हरा प्रत्यागामी गति यानी स्लाइडिंग मोशन में कौन कन्वर्ट करता है? शाफ्ट घूमता है भैया, तो घूमने वाली गति को प्रत्यागामी गति कौन बनाएगा? हरा, तो इसका सही आंसर जाएगा हमारा गियर बॉक्स के साथ। बच्चों गियर बॉक्स में एक गियर अरेंजमेंट लगाया जाता है जिसका नाम है रैट एंड पिनियन, है ना। और यही रैट एंड पिनियन का मेन काम यही होता है
कि वो घूमने वाले मोशन को स्लाइडिंग मोशन बना देता है या स्लाइडिंग मोशन को घूमने वाला मोशन बना देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बाकी कैम, क्लच, हेड स्टॉक ये इसको उत्तर हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल बड़ा खास है, इसको थोड़ा ध्यान समझना। सवाल बोला जा रहा है कि अपघर्षण पहिए के तीक्ष्ण मतलब शार्पनेस जिसको बोलते हैं, इंग्लिश भी पढ़ लीजिए, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ शार्पनिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। यानी ग्राइंडिंग व्हील की जब हमें शार्पनिंग करनी होती है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑपरेशन है। बहुत प्यारा सवाल, इसमें भी मैं बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, बस सुनते रहिए सब लोग। अरे सुनो ध्यान से बच्चों, जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये मेरे पास ग्राइंडिंग व्हील है ना, मैंने आपके सामने इस तरह से ग्राइंडिंग व्हील बनाया। ये क्या है सर? ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील है। थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए इसको है ये सब अपघर्षक लगे हुए हैं इसके चारों। भाई ग्राइंडिंग व्हील में क्या लगे होते हैं सर? ग्राइंडिंग व्हील में इस तरह से अपघर्षक लगे होते हैं। ये देखो सर, मैंने आपके सामने इस तरह से ग्राइंडिंग व्हील बनाया। ग्राइंडिंग व्हील में सबसे पहली जो क्रिया होती है बच्चों, वो होता है ग्लेजिंग। कौन सी क्रिया होती है? ग्लेजिंग। शॉर्टकट में समझाऊंगा, बस आप सुनते रहिएगा। ठीक है, ग्लेजिंग। ठीक है, अब ये ग्लेजिंग क्या होता है समझना है आप लोगों को। ग्लेजिंग क्या होता है? डबल जी नहीं होती, ए होती है बच्चों। ग्लेजिंग का मतलब क्या होता है? पहले मैं सारी क्रियाओं के नाम लिख लूं। एक होता है ग्लेजिंग। ग्लेजिंग के बाद ध्यान रखना, जो दूसरी हमारी क्रिया होती है वो होता है लोडेड, जब हमारा ग्राइंडिंग व्हील लोड हो जाता है। तीसरी जो क्रिया होती है सर उसको बोलते हैं ड्रेशन। चौथी जो क्रिया होती है ग्राइंडिंग व्हील में, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं ट्रूइंग। ये चार क्रिया होती है हमारी ग्राइंडिंग व्हील में, है ना। सर ग्लेजिंग का मतलब क्या होता है? तो कहना ग्लेजिंग का मतलब ये होता है कि जब ग्राइंडिंग व्हील हमारे जॉब की मशीनिंग कर रहा होता है जब ग्राइंडिंग व्हील हमारे इस तरह के जॉब की मशीनिंग कर रहा होता है या फिनिशिंग कर रहा होता है, उस समय इसके जो पदार्थ है ना, ये पदार्थ की वजह से ये जो ग्राइंडिंग व्हील का हमारा कटर है ना सर, ये कटर का टूल जो है, टूल ब्लंट हो जाता है। ब्लंट होने का मतलब टूल टूट जाता है। ठीक है, तो ग्लेजिंग का मतलब सीधा सीधा इतना होता है कि जो टूल है वो टूट जाता है, टूल टूट जाता है। तो ग्राइंडिंग व्हील में लगा दिया अपघर्षक, यानी टूल हमारा अगर टूट जाए तो बताइए उस क्रिया को क्या बोलते हैं? टूटने का मतलब क्या होता है? टूटता नहीं है, है एक्चुअली में वो टूल कैसा हो जाता है? ब्लंट हो जाता है। ब्लंट का मतलब हो रहा है उसकी धार खराब हो जाती है ना। टूटने का मतलब ब्लंट हो जाना होता है। टूल तो पूरी तरह से नहीं टूटता, है ना। चाहे तो आप टूट जाने को थोड़ा सही लिख लो कि टूल हमारा कैसा हो जाता है कि सर टूल हमारा ब्लंट हो जाता है। ब्लंट हो जाने का मतलब उसकी धार कुंद हो जाती है। कुंद मतलब धीमे हो जाती है ना। ठीक है, आ जाइए। लोडेड का मतलब क्या होता है? लोडेड का मतलब ये होता है कि जिस मटेरियल की आप मशीनिंग कर रहे जा रहे थे, वो मटेरियल इसके चारों तरफ चिपट गया हो, भर गया हो। लोडेड मतलब भर गया, है ना। तो लोडेड का मतलब क्या होता है कि पदार्थ व्हील में भर जाता है। पदार्थ व्हील में क्या हो जाता है? तो कह देना पदार्थ व्हील में भर जाता है। पदार्थ व्हील में भर जाता है तो उसको बोलते हैं लोडेड। ठीक है, यानी ये दो ऑपरेशन ना हमारे ग्राइंडिंग व्हील को खराब कर देते हैं। अब ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? ड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा टूल ब्लंट हो चुका है पदार्थ हमारा व्हील हो चुका है, दोबारा से नई कटिंग एज बनाना, है ना बच्चों। नई कटिंग एज निकालना, है ना। नई कटिंग एज निकालना, ध्यान रखना ये किसका काम होता है? तो ये काम होता है सर हमारे, चल बेटा ओके। तो नई कटिंग एज निकालना ये किसका काम होता है? ड्रेसिंग का। ड्रेसिंग में नई कटिंग एज निकाली जाती है। हालांकि कई बार तुमसे क्वेश्चन आता है कि ड्रेसिंग करने के लिए हम किस तरह के ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं, तो कह देना ड्रेसिंग करने के लिए हम लोग स्टार व्हील का इस्तेमाल करते हैं। एक स्टार व्हील होता है जिसकी मदद से हम लोग ग्लेजिंग और लोडेड में जो भी कमी आती है ग्राइंडिंग व्हील में वो दूर कर लेते हैं स्टार व्हील के। ट्रूइंग बच्चों, ड्रेसिंग करने के बाद ना जब हम उसकी शार्पनेस बढ़ा देते हैं, अंदर फंसा हुआ मटेरियल बाहर निकाल देते हैं, तो बच्चों उसका शेप ना प्योर वृत्ताकार नहीं हो पाता। तो प्योर सर्कुलर शेप बनने के लिए, है ना, ग्राइंडिंग व्हील का शेप प्योर सर्कुलर करने के लिए हम लोग बताइए कौन सा ऑपरेशन करते हैं? कह देना ट्रूइंग। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन आप लोगों को क्रम से याद होना चाहिए, है ना। तो फिलहाल इन्होंने देखिए क्या बोला जाता था, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ शार्पनिंग। शार्पनिंग करनी है,
शार्पनिंग करने का मतलब ये है कि नई कटिंग एज निकालना है। ओके, तो बताइए इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? ड्रेसिंग। ट्रूइंग नहीं हो सकता। ट्रूइंग तब लगाते आप आंसर जब ये कहता कि हमने उसके शेप को प्योर सर्कुलर शेप बना दिया। ठीक है, चलो नहीं है। 10वां नंबर बताइए, फटाफट जल्दी से बताइए बच्चों। अगला सवाल देखो, 10वां आपके सामने स्क्रीन पर है। एक इंजीनियरिंग वाइस का आकार किसके अनुसार सेट किया जाता है? बच्चों याद रखना, जितने भी हमारे बेंच वाइज होते हैं ना, हरा बेंच वाइज, तो बेंच वाइज का जो आकार होता है ना, वो साइज होता है, वो हमेशा ध्यान रखना 2.5 गुना होता है। किसका 2.5 गुना होता है? तो कह देना जबड़े की चौड़ाई का। तो जबड़े की चौड़ाई का बताइए 2.5 गुना होता है बेंच वाइज का साइज, है ना। तो जबड़े की चौड़ाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? विड्थ ऑफ जा, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो जबड़े की चौड़ाई का 2.5 गुना होता है हमारे, कह सकते हो, बेंच वाइज का साइज। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए बच्चों, 11वां नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन हैज द लोएस्ट कटिंग स्पीड? आप मुझे बताओ इनमें से किसमें लोएस्ट कटिंग स्पीड है? क्या टर्निंग है, मिलिंग है ना। बच्चों मिलिंग में तो सब, ग्राइंडिंग में इनमें से सबसे ज्यादा स्पीड पता है किसमें होगी? सबसे ज्यादा स्पीड होगी ग्राइंडिंग में, इन चारों में। ग्राइंडिंग व्हील बहुत तेजी नाचता है सर, ठीक है। मिलिंग में बताइए उससे स्पीड कम होगी, और उससे भी कम स्पीड होगी बच्चों इनमें टर्निंग में, है ना। और एक और प्रोसेस लिखा हुआ है बच्चों जिसका नाम है हॉर्निंग। हॉर्निंग में स्पीड इन चारों में सबसे कम होगी। बच्चों हॉर्निंग में क्या होता है? इंटरनल सरफेस की ग्राइंडिंग की जाती है। ध्यान रखना, हॉर्निंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें बताइए कौन से सतह की वो सरफेस फिनिश की जाती है। तो कह देना हॉर्निंग से हम लोग आंतरिक सतह की सरफेस फिनिशिंग करते हैं हॉर्निंग में, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इस सवाल का बताइए सही आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर होगा हॉर्निंग। नेक्स्ट आइए 12वां नंबर। बच्चों 12वां नंबर बोला जा रहा है कि नर्लिंग टूल कैसा टूल है? हरा ध्यान रखना, जो नर्लिंग टूल होता है ना, वो एक तरह का फॉर्मिंग टूल होता है और सिंगल पॉइंट होता है ना। ये बताया था शायद मैंने। तो फॉर्मिंग टूल होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, गलत। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है फॉर्म टूल। ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही उत्तर होगा? इसका डी वाला उत्तर हमारा सही होगा कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, फॉर्मिंग टूल जैसा होता है, नर्लिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट आइए अगला, विभिन्न स्पिंडल गतियों के लिए हेड स्टॉक को समायोजित करते हैं, है ना। तो आप मुझे बताओ, अगर हेड स्टॉक को समायोजित करते हैं जिससे कि विभिन्न स्पिंडल स्पीड मिल सके, स्पिंडल स्पीड डिफरेंट चाहिए, तो हमें बताइए इनमें से क्या लगाना होता है ना। तो बच्चों हाफ नट लीवर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हाफ नट लीवर जो है एक्चुअली में, हाफ नट लीवर जो है हमारे कैरिज को लीड स्क्रू से जोड़ता है। मोटर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी मोटर लगाई जाती है वो सब 8 स्पीड से ही चलती है। लेकिन जब हमें विभिन्न स्पीड पानी होती है तो हम लोग वहां पर गियर लगाते हैं। क्या आंसर जाएगा? गियर बॉक्स के साथ आंसर जाना चाहिए। गाड़ियों में भी अलग अलग स्पीड के लिए हम लोग गियर बॉक्स का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए बच्चों 14 नंबर है, एक छेनी जिसको आप बोलते हैं चीजल के काटने वाले सिरे पे थोड़ा उभार दिया जाता है ना। बच्चों याद रखना, जो चीजल होता है, चीजल एक तरह का परमानेंट मार्किंग टूल भी है, कटिंग टूल भी है, दोनों काम हो सकता है। और ध्यान रखना, इसमें जो उभार दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है? सर वो उभार दिया जाता है कि सिरों की खुदाई को रोकने के लिए, है ना। सिरों में किसी भी तरह का होल ना आ सके, है ना। तो सिरों की खुदाई को रोकने के लिए छेनी के ऊपरी किनारों पर हम छोटा सा कट लगा देते हैं। ध्यान रखना बच्चों, छेनी की बात करते हैं तो छेनी के बारे में पहले ध्यान रखना, जो चीजल्स होते हैं वो हमारे मेनली ये 6 तरह के चीजल होते हैं, नाम याद कर लेना। एक होता है फ्लैट चीजल, एक होता है क्रॉस कट चीजल, साइड कट चीजल, फिर से सुनिए, फ्लैट, क्रॉस कट, साइड कट, राउंड नोज चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, वेरी इंपॉर्टेंट है, और काउ मूथ चीजल, माउथ चीजल। टोटल हमारे पास ध्यान रखना कितने तरह के चीजल होते हैं? 6 तरह के। बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो चीजल्स है ना, इन चीजल्स के लिए कितना कटिंग एंगल रखते हैं, वो कटिंग एंगल भी आप याद कर लो। कई बार आप इसको पॉइंट एंगल कहते हैं, कई बार कटिंग एंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, कटिंग एंगल के नाम मान ये याद कर लो कि माइल्ड स्टील के लिए 55 डिग्री। ये क्या है सर? ये हमारे वर्कपीस मटेरियल है, यानी वर्कपीस मटेरियल जब ये होंगे तो कितना कटिंग एंगल रखना है? माइल्ड स्टील के लिए 55 एंगल, और कास्ट आयरन के लिए 60, टूल स्टील के लिए इतना, कॉपर के लिए 45, एल्यूमिनियम के लिए 30, ब्रास के लिए 50, ठीक है। ओके, ये हमारे कटिंग एंगल है। नेक्स्ट आइए अगला,
बच्चों अगला सवाल देखिए 15वां नंबर बोला जा रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लीयरेंस एंगल ऑफ अ टूल, है ना। इन्होंने बोला है कि क्लीयरेंस एंगल का मेन पर्पज क्या होता है। बच्चों याद रखना जो हमारा क्लीयरेंस एंगल होता है वो पता क्यों दिया जाता है, ताकि जब हमारा जॉब आगे की ओर बढ़े या टूल हमारा आगे की ओर बढ़े तो उनमें घिसावट ना हो सके, तो घिसावट को रोकने के लिए, है ना। तो इसीलिए इस सवाल का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर, टू अवॉइड द रबिंग ऑफ टूल विद द वर्क। देखो जैसे भी मान लीजिए ये हमारा टूल हो गया, ये हमारा टूल हो गया, और बच्चों टूल के साथ ये मैंने बना दिया यहां पर जॉब, ये ऐसे, ठीक है। तो बच्चों ये रहा हमारा टूल, तो टूल में ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं रेट एंगल अल्फा, फिर इसके बाद ये होता है लिप एंगल साइन, और उसके बाद एक और यहां एंगल बनाया जाता है बच्चों, इस एंगल को बोला जाता है गामा, और गामा को बोला जाता है क्लीयरेंस एंगल। बच्चों क्लीयरेंस एंगल का एक और नाम भी होता है, इसी को रिलीफ एंगल के नाम से भी जाना जाता है ना। ये क्यों देते हैं हम लोग सर, ये टूल में इसलिए देते हैं ताकि ये जब टूल आगे बढ़े तो इस सरफेस की घिसावट फिनिश्ड सरफेस से नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही तो जो सरफेस फिनिश हो चुकी है वो दोबारा खराब हो जाएगी, है ना। इसीलिए हम लोग ये एंगल देते हैं। अब बच्चों ये सारे एंगल के नाम आप लोगों को एकदम क्लियर कट याद होना चाहिए। मैं बता दूं अल्फा का नाम क्या होता है, तो कह देना अल्फा को बोला जाता है सर रेट एंगल, ये जो अल्फा है इसको बोला जाता है रेट एंगल। इसके बाद अगला नंबर बताइए क्या है सर, अगला नंबर है तुम्हारा साइन। साइन का बताइए नाम क्या है, तो कह देना साइन को बोला जाता है लिप एंगल, ये साइन हमारा लिप एंगल है। उसके बाद अगला बताइए क्या है सर, अगला है तुम्हारा गामा, और गामा को बताइए किस नाम से जाना जाता है सर, इसको बोला जाता है रिलीफ एंगल, ये हमारा रिलीफ एंगल है। तो ये सारे के सारे एंगल की वैन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब टूल का ये वाला जो फेस होता है, ये वाला जो सरफेस होती है इसको बोलते हैं फेस, डायरेक्ट। टूल की ये वाली जो सरफेस होती है इसको बोलते हैं फ्लैंट, ठीक है। चलो आ जाइए नेक्स्ट अगला सवाल। बच्चों ये हमारा वाशर का सवाल है, स्प्रिंग वाशर का उपयोग नट के नीचे। अरे बच्चों आपने कभी वाशर देखा है, देखो होता क्या है कि जैसे कि आपने बोल्ट लगाया, पीछे से नट कसा, लेकिन नट कसते समय हमें बीच में वाशर भी लगाना होता है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि स्प्रिंग वाशर का उपयोग नट के नीचे क्या बचाने के लिए करते हैं, तो बच्चों बोल्ट को नुकसान, चूड़ी को नुकसान, कार को नुकसान, नहीं 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 ये सब कुछ गलत नहीं है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर के साथ, कि नट सर इसलिए लगाया जाता है ताकि कभी कोई झटका, कभी कोई हमारा कोई भी चीज हो जाए। कई बार क्या होता है कि गाड़ियां चलती रहती हैं, नट बोल्ट खुल जाते हैं, तो वाइब्रेशन वगैरह के कारण नट बोल्ट खुलते रहते हैं, तो नट बोल्ट को टाइट रखने के लिए या फिर यूं कहिए कि उसका ढीलापन रोकने के लिए, ये लिखा है ना, कंपन के कारण नट का ढीला होना और बंधन, इसको रोकने के लिए हम लोग वाशर का प्रयोग करते हैं। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर जाएगा। चलो नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है, बहुत प्यारा सवाल है। इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा बंद पीसने वाले अक्षर ई के लिए है। बच्चों ई के लिए हम लोग इनमें से कौन सा बॉन्ड इस्तेमाल करते हैं आपको बताना है। बच्चों सारे के सारे नाम आप लोगों को एकदम क्लियर कट याद होने चाहिए कि कब किसके लिए कौन सा बॉन्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने विट्रीफाइड बॉन्ड सुना होगा, ये पता है किसका सवाल है सर, ये सवाल है ग्राइंडिंग व्हील का। विट्रीफाइड बॉन्ड को हम वी से शो करते हैं, तो विट्रीफाइड बॉन्ड आ जाएगा तो वो वी से शो किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने बॉन्ड सुना होगा सिलिकेट बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड को ध्यान रखना हम लोग एस से शो करते हैं, है ना। बच्चों इसी तरह से एक बॉन्ड होता है सैलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सैलिक, देखिए लिखा है ना सैलिक। अब देखो सैलिक और सिलिकेट दोनों में एस आ चुका है, तो दोनों तो ऐसे शो नहीं करेंगे, तो ये जो सैलिक बॉन्ड होता है इसको किससे शो करते हैं सर, इसको शो करते हैं, ध्यान रखना ई से, ठीक है। फिर इसके बाद बताइए अगला बॉन्ड कौन सा आता है, रबड़ बॉन्ड। बच्चों रबड़ बॉन्ड को हम आर से शो करते हैं, है ना। अगला बॉन्ड आता है मेटेलिक बॉन्ड या मेटल बॉन्ड, सर इसको शो करते हैं हम लोग एम से, ओके। तो जितने भी हमारे पास बॉन्ड होते हैं वो सारे नाम याद कर लो अच्छा। इसी तरह से एक बॉन्ड होता है रेजेनॉइड बॉन्ड, रेजेनॉइड। बच्चों जो रेजेनॉइड बॉन्ड होता है उसको जो शो करते हैं सर वो शो करते हैं बी से, देख लो। तो इनके बदलाव कौन सा अक्षर किस तरह के बॉन्ड को बताता है वो बात आपको क्लियर होना चाहिए।
इन्होंने ई बोला है तो ई बताइए क्या हो जाएगा सर, सैलिड बॉन्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए 18। मोर्स टेपर बताइए ड्रिल में कहां से कहां प्रदान किया जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है। पहला तो सवाल यह है कि मोर्स टेपर होता कितना है, मतलब वो टेपर कितना है। तो मोर्स टेपर की वैल्यू अगर कोई पूछे तो 1/20। मैं बता रहा हूं साफ कुछ यहां मोर्स टेपर के बारे में बता रहा हूं, मोर्स टेपर के बारे में। तो अगर कोई तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मोर्स टेपर की वैल्यू कितनी होती है तो कह देना मोर्स टेपर की वैल्यू होती है 1/20। क्या बोला जाएगा 1/20। और बच्चों ये टेपर दिया किसमें जाता है सर, ये ज्यादातर लेथ के स्पिंडल में दिया जाता है, लेथ स्पिंडल में दिया जाता है और ड्रिल में दिया जाता है, ड्रिल बिट। है तो लेथ के स्पिंडल और ड्रिल बिट में जो टेपर देते हैं बच्चों वो हमारा होता है मोर्स स्टैंडर्ड टेपर, जिसकी वैल्यू होती है 1/20। अब मैं बता दूं ये जो 1/20 होती है लेथ मशीन में होती है, इट इसमें होती है लेथ मशीन में। और एक और याद कर लो 5/8 इंच पर फुट ये हमारा ड्रिल बिट में होता है। तो ड्रिल बिट में जो दिया जाता है वो 5/8 इंच पर फुट ये दिया जाता है। बच्चों मैं आपको बताऊं ये जो मोर्स स्टैंडर्ड टेपर होता है ये टोटल 8 कैटेगरी में पाया जाता है। कितनी कैटेगरी में 8, और 8 कैटेगरीज होती है MT0 से MT7 तक। ध्यान रखना MT0 से MT7 तक होता है। लेकिन ड्रिल बिट में जो टेपर दिया जाता है बच्चों वो MT1 से 5 तक बच दिया जाता है। तो ड्रिल बिट में वैसे देखो जैसे ही मैंने ये कहा तो ये वाला आंसर तो वैसे गलत हो गया। तो होती टोटल 8 कैटेगरी है, 0 से 7 8 होता है। लेकिन ड्रिल में जो टेपर जनरली दिया जाता है वो MT1 से MT5 तक। ध्यान रखना। चलो अगला सवाल देखिए 19 नंबर। क्या कहेगा बच्चों 19 नंबर बोला जा रहा है कि सेपर की कर्तन गति को निकालने के लिए बताइए इनमें से कौन सा फॉर्मूला हमारा सही है। सर मुझे सेपर की कर्तन स्पीड निकालनी, कटिंग स्पीड निकालनी है ना। और सारे के सारे क्वेश्चन पे आंसर में देखिए इन्होंने 2 टर्म यूज किए हैं। पहला टर्म है लेंथ ऑफ कटिंग स्ट्रोक और दूसरा टर्म है क्या है टाइम रिक्वायर्ड फॉर कटिंग, है ना। मतलब ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। सीधा सीधा आप मुझे बताइए कि किसी की भी कटिंग स्पीड निकालनी होती है तो क्या सवाल का आंसर हो सकता है। कह दे सकते दूरी ऊपर रखकर समय नीचे रखकर हम लोग कटिंग स्पीड निकाल सकते हैं। बताइए दूरी ऊपर रखकर कटिंग स्पीड, समय नीचे रखकर कटिंग स्पीड निकाली जा सकती है। अब आप बताओ इनमें दूरी कौन सी है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि दूरी यानी कटिंग स्ट्रोक की लंबाई ऊपर रखना है, समय नीचे रखना है, यानी डिवाइड आंसर में होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था डिवाइड आंसर में होना चाहिए था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर है, देख लो जाए। चलो नेक्स्ट अगला 20वां नंबर। टूल इज मेनली रिलेटेड टू, आप मुझे बताओ टूल जो है इनमें से किससे संबंधित है। टूल का जीवन काल मुख्यतः किससे संबंधित है। अरे ये तो वही बात हो रही सर, टूल का मतलब ही होता है हार्ड होना। क्या होना हार्ड होना। तो मेरे भाई अगर मैं पूछूं कि टूल का जीवन काल मेनली किससे संबंधित होता है तो कह देना टूल का जीवन काल मेनली संबंधित होता है हार्डनेस से। जिसकी हार्डनेस ज्यादा होगी ध्यान रखना उस टूल का जीवन काल भी हमारा ज्यादा होगा। डायमंड टूल बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बोरॉन नाइट्रेट बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो सर इनके जीवन काल भी ज्यादा ही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला मोर्स स्टैंडर्ड टेपर की संख्या कितनी है। मैंने अभी बताया ना मोर्स स्टैंडर्ड टेपर की संख्या मैंने बताई कि सर मोर्स स्टैंडर्ड टेपर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 8 होती है। कुछ बताने वाला नहीं है ना, संख्या 8 होती है। लेकिन कहां से कहां तक होता है सर 0 से 7 तक होता है। चलो अगला वाला सवाल फटाफट पढ़ेंगे और बताएंगे अगले सवाल का आंसर क्या है। बच्चों अगला सवाल है लीड स्क्रू या फीड शाफ्ट के माध्यम से, लीड स्क्रू या फीड शाफ्ट के माध्यम से खराद को गति वांछित दिशा देने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। अरे देखो साफ साफ लिखा हुआ है लीड स्क्रू या फीड शाफ्ट की मदद से खराद गाड़ी को, खराद गाड़ी मतलब कैरियर, कैरिज को गति की दिशा देनी है। लो भैया आगे आंसर। आप मुझे बताओ कैरिज को गति की दिशा कौन देता है लीड स्क्रू। लेकिन लीड स्क्रू देता कैसे है तो कह देना लीड स्क्रू देता है बच्चों टम्बलर गियर मैकेनिज्म की सहायता से। अरे याद करो टम्बलर गियर जो मैकेनिज्म होती है उसका काम क्या है तो कह देना उसका काम है लीड स्क्रू की गति की दिशा डिसाइड करना, गति की दिशा निर्धारित करना। निर्धारित करना। तो बच्चों
टबलर गियर मैकेनिज्म का काम होता है लीड स्क्रू की गति की दिशा निर्धारित करना, और इसीलिए इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी उत्तर से हो जाएगा। माइटर गियर क्या होता है बच्चों, माइटर गियर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा गियर होता है जिसका वेलोसिटी रेशियो 1 होता है, मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर होते हैं। माइटर गियर में ध्यान रखना इनकी एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है, 90 डिग्री होता है माइटर गियर में। बुल गियर पता है कहां लगाया जाता है, ठीक है बच्चों, कभी आप लेथ का स्पिंडल देखिए, लेथ के स्पिंडल के पीछे जस्ट एक बड़ा गियर लगा होता है जिसको बुल गियर कहते हैं। तो बच्चों ये कहां लगाया जाता है, तो कह देना बुल गियर का यूज होता है लेथ स्पिंडल के पीछे। तो लेथ स्पिंडल के पीछे जो हमारा गियर लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड बुल गियर। ऑप्शन नंबर डी। फिलहाल तो नेक्स्ट आइए 23 नंबर। बच्चों 23 नंबर बोला जा रहा है कि हाई स्पीड स्टील टूल क्या है, मतलब हाई स्पीड स्टील टूल क्या। पहला आंसर लिखा है कार्बन इस्पात उपकरण की तुलना में कम गति वाले, है ना। दूसरा है सेम हायर स्पीड देन कार्बन स्टील टूल, ऐसे लिखा। मैं पहले कुछ चीजें आपको बता दूं बच्चों, टूल का एक मैं क्रम बता देता हूं कि कौन सा टूल बढ़िया टूल होता है, कौन सा टूल खराब टूल होता है ना। देखो सबसे पहले आता है तुम्हारा हाई कार्बन स्टील, है ना। इससे बढ़िया गति होती है कार्बन स्टील की, कार्बन टूल स्टील, मतलब हाई कार्बन स्टील से अच्छी गति होती है कार्बन टूल स्टील की। कार्बन टूल स्टील से भी अच्छा टूल होता है हमारा हाई स्पीड स्टील, है ना बच्चों। हाई स्पीड स्टील से जो बढ़िया टूल होता है वो हमारा होता है कोबाल्ट अलॉय, कास्ट कोबाल्ट अलॉय, ये उससे अच्छा होता है ना। फिर इससे भी अच्छा कौन होता है सर, इससे भी अच्छा होता है कार्बाइड। इससे भी अच्छा कौन होता है सर, इससे भी अच्छा होता है कार्बाइड टूल। कार्बाइड टूल से भी अच्छा कौन होता है सर, उससे अच्छा होता है सिरेमिक। और सिरेमिक से भी बताइए अच्छा कौन होता है, डायमंड, है ना। ओके, तो टूल में कौन हमारा अच्छा है कौन खराब है, अच्छे से खराब की ओर मैंने आपको दिखा दिया। अब देखो लिखा हुआ है कि हाई स्पीड स्टील की जो स्पीड हो रही है वो क्या हो, लोअर स्पीड ऑफ कार्बन स्टील टूल, गलत। अरे नहीं हाई स्पीड स्टील नहीं पूछ रहा है, देखो हाई स्पीड स्टील नहीं पूछ रहा है, गलत है। सेम स्पीड ऑफ कार्बाइड टूल, गलत, कार्बाइड से कम हो रहा। द सेम स्पीड ऑफ कार्बन स्टील टूल, गलत, सेम नहीं हो सकता। अगला देखिए हाइयर स्पीड देन कार्बन स्टील टूल, देख लो बच्चों हाई स्पीड स्टील की गति कार्बन टूल स्टील से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसीलिए इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा, है ना। तो ये गति का एक क्रम दिया गया है, आप इसको याद कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्रम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों अगला सवाल है यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड में वर्म व्हील में कितने दांतें होते हैं। ध्यान रखना मिलिंग मशीनों में हम लोग वर्म जो यूज करते हैं, मिलिंग मशीनों में वर्म एंड वर्म व्हील यूज करते हैं, वर्म एंड व्हील यूज करते हैं। ओके, तो मिलिंग मशीनों में जो वर्म और वर्म व्हील यूज किया जाता है तो उस व्हील में कितने दांतें होते सर, 40 दांतें होते। और कई बार इनका वेलोसिटी रेशियो भी पूछा जाता है, तो जब वेलोसिटी रेशियो पूछा जाए तो 40:1 या 1:40 बताइए, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला उत्तर जाएगा 40 दंत। नेक्स्ट आइए अगला 25 नंबर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है कि टेल स्टॉक केंद्र जो कालखंड के साथ नहीं ढूंढता बताइए क्या बोलते हैं। अरे भैया जो कालखंड के साथ नहीं ढूंढता बताइए उसे किस नाम से जाना जाएगा। अरे देखो लाइफ सेंटर ये कालखंड के साथ घूमता है और ये लगाया जाता है हेड स्टॉक में। ये कहां लगाया जाता है सर, ये लगाया जाता है हेड स्टॉक में। लेकिन जो कालखंड के साथ नहीं ढूंढता वो हमारा डेड सेंटर होगा। और बच्चों ध्यान रखना डेड सेंटर जो है वो कहां लगाया जाता है, टेल स्टॉक में लगाया जाता है। ओके, तो आंसर बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर। आप मेरी बात समझते रहिए ना। अरे हाँ, अभी हम लोग कितने 25 क्वेश्चन तक पहुंचे। अगला सवाल देखिए, टैब वाशर हरा किसके लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चों ध्यान रखना है जो टैब वाशर है, वाशर का मतलब ये होता है कि नट को ढीला करने के लिए, गलत, ढीला करने के लिए थोड़ी ना होता है। हरा ये भी गलत है, कंपन रोटनी गलत नहीं, लॉकिंग टू नट, नट को लॉक करने के लिए हम लोग वाशर का इस्तेमाल करते हैं। टैब वाशर का इस्तेमाल ध्यान रखना नट को लॉक करने के लिए करता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, क्या बोला जा रहा है, आमतौर पे एक कैरेज, खराद की गाड़ी मतलब कैरेज है, तो एक कैरेज किस दूरी के साथ चलता है। बच्चों ये तो आसान है,
बच्चों आप किसी टैरेज को देखिए तो नॉर्मली जो लेथ मशीन का टैरेज होता है वो ऐसे और ऐसे ही तो चलता है, नॉर्मली बोला है, नॉर्मली आमतौर पे। तो इसको क्या बोला जाएगा सर? इसको बोला जाएगा क्षैतिज अक्ष, है ना। तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा सर? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जाने वाला है सवाल का सही उत्तर। कि जो भी हमारा लेथ का टैरेज घूमता है बच्चों, चलता है, वो जनरली हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में चलता है। ऑप्शन नंबर ए। 28 देखिए बच्चों, 28 नंबर सवाल बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सामग्री की एक प्रमुख अवस्था नहीं है ना। सामग्री मतलब उपकरण, सामग्री का मतलब हो गया टूल मटेरियल। आप बताओ टूल मटेरियल का इनमें से कौन जो है एक हमारा बोला जा रहा है कि प्रमुख आवश्यकता नहीं है, प्रमुख आवश्यकता नहीं है, मतलब इनमें से कौन टूल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती? इट शुड हैव गुड मशीनेबिलिटी, इट शुड हैव लो मेल्टिंग टेम्परेचर। गलत, गलत, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अरे ये प्रॉपर्टी टूल में नहीं होनी चाहिए। आप बताओ अगर टूल का मेल्टिंग टेम्परेचर लो हो जाए तो वो टूल तो जल्दी पिघल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप ऐसा टूल यूज करते हो जो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब तो ये हुआ कि 400 से ज्यादा टेम्परेचर पे आप टूल को यूज ही नहीं कर सकते। मेरे भाई जनरली तो 400 बहुत कम टेम्परेचर है यार, ये तो हम लोग आम तौर पे पा ही लेते हैं, है ना। तो टूल मटेरियल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए मैं कुछ लिख देता हूं। सबसे पहली बात होती है कि टूल मटेरियल के अंदर हॉट हार्डनेस आनी चाहिए, है ना। हॉट हार्डनेस हमेशा टूल की क्या होनी चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। बच्चों टूल के पास वियर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। टूल के पास टफनेस यानी उसका जो कड़ापन है वो भी ज्यादा होना चाहिए, है ना। ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है जो हमारे टूल के पास होना चाहिए, ध्यान सुनो, ठीक है। दूसरा सर टूल का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए। मेल्टिंग टेम्परेचर जिसको आप बोलते हैं गलनांक, तो टूल का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है बच्चों वो कैसा होना चाहिए? तो कह देना जितने भी हमारे टूल मटेरियल है वो हमारे हाई मेल्टिंग टेम्परेचर के होने चाहिए। अब इन्होंने बोला था कम गलनांक, तो मेरे भाई ये प्रॉपर्टी कभी टूल में नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सवाल का सही उत्तर जाएगा, ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। नेक्स्ट आइए 29 नंबर, ये इंपॉर्टेंट कर लो वाले सवाल को। बच्चों बोला जा रहा है कि सेपर में टूल पोस्ट बताइए किस पर लगा होता है। हाँ देखो एप्रन, ये तो आंसर गलत है। एप्रन हमारे पास लेथ मशीन में होता है, सेपर में होता ही नहीं है। हरा बच्चों इसका जाएगा क्लैपर बॉट्स। क्लैपर बॉट्स, ये जो क्लैपर बॉट्स होता है ना, ये टूल को पकड़े रहता है, टूल को सपोर्ट करता है। रैम नहीं कर सकते। रैम तो वो पार्ट होता है जो आगे पीछे स्लाइड करता है ना। तो स्लाइडिंग के लिए जो जगह दी जाती है दैट इज कॉल्ड रैम हमारे सेपर मशीन में। लेकिन टूल पोस्ट जिसमें लगा होता है वो हमारा क्लैपर बॉक्स होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए 30, ये बढ़िया सवाल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रमी कर्तन, भ्रमी कर्तन का मतलब होता है मिलिन, इनमें से कौन मिलिन का महत्वपूर्ण गुणधर्म नहीं है ना। बच्चों पहला लिखा हुआ है मिलिन कटर। मिलिन कटर का महत्वपूर्ण गुणधर्म नहीं है। टफनेस, हार्डनेस, वियर टू रेजिस्टेंस, ये सब होना चाहिए, लेकिन मिलिन कटर में भंगुरता नहीं होनी चाहिए। अब आप बताओ अगर मिलिन कटर में भंगुरता है, सोचते देखिए कि अगर मिलिन कटर में भंगुरता है तो मिलिन कटर से काटने जाओगे और अगर धोखे से इंपैक्ट लोड आ गया तो मिलिन कटर टूट सकता है। तो मिलिन कटर में हार्डनेस होनी चाहिए, टफनेस होनी चाहिए, रेजिस्टेंस टू वियर होना चाहिए, लेकिन भंगुरता नहीं होनी चाहिए, ब्रिटलनेस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो टूट जाएगा तुरंत यार। बताइए बच्चों अगला सवाल लिखा है 31 नंबर, द हेलिकल एंगल ऑफ अ डिल डिटरमाइन, मतलब किसी डिल का जो हेलिकल एंगल होता है आप मुझे बताइए वो किससे डिटरमाइन होता है ना। तो मैंने बताया ना हेलिकल एंगल क्या है, मैक्सिमम रेट एंगल, शुरुआत में बताया था ना। तो जो मैक्सिमम रेट एंगल होता है दैट इज कॉल्ड हेलिकल एंगल, और पराधी पे मिलता है। तो रेट एंगल जो हेलिक्स एंगल है, हेलिक्स एंगल किससे डिसाइड होता है? मैक्सिमम रेट एंगल से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए बताओ सेपर मशीन में क्लैपर बॉट्स क्यों लगाया जाता है? मैंने बताया कि सेपर मशीन में ही क्लैपर बॉट्स होता है जो टूल को होल्ड करने का काम करता है। इसके अलावा क्लैपर बॉट्स का एक काम और होता है बच्चों, जो हमारा क्लैपर बॉट्स होता है ना, देखो आपको पता है कि सेपर मशीन फॉरवर्ड मोशन में गति करती है, मतलब कटाई करती है,
और बैकवर्ड मोशन खाली जाता है। तो मेरे भाई बैकवर्ड मोशन जब खाली जाएगा ना तो हमें टूल को थोड़ा उठाना भी पड़ता है। अगर वो नहीं उठाएगा ना तो खाली जाते समय वो जो सरफेस फिनिश हुई है उसको खराब कर देगा। आप मेरी बात समझिए, जैसे कि मेरे पास एक कॉपी रखी है, ऐसे मेरे टूल ऐसे दिया, टक टूट 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 कटाई कर दिया। वापस मुझे तेजी लाना है और तेजी अगर मैं चिपटा के ले आया तो टूल की सरफेस खराब हो जाएगी, तो थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। तो ये उठाने का काम कौन करता है? तो कह देना ये उठाने का काम क्लैपर बॉक्स करता है। तो क्लैपर बॉक्स जो है इसका मेन यूज लिख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है पॉइंट, है ना। क्लैपर बॉक्स का मेन यूज लिखिए। तो कहना क्लैपर बॉक्स का मेन यूज होता है रिटर्न स्ट्रोक में, रिटर्न स्ट्रोक में, है ना, टूल और फिनिश्ड सरफेस के बीच, टूल और फिनिश्ड सरफेस के बीच क्लियरेंस पैदा करना। ठीक है, ये किसका काम होता है सर? ये क्लैपर बॉक्स का काम होता है दानश्री का। क्या आंसर लिखा है? टू अलाउ यूजिंग शॉर्टर लेंथ टूल, गलत। कर्तन की क्रिया को सुनिश्चित करना, गलत। टू लिफ्ट द टूल ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक, हाँ ये हो सकता है। देखो जो मैंने लाइन लिखी वो उन्होंने यहां लाइन नहीं लिखी क्योंकि भाई मैंने आपको वो बात बताई जो किताबों में लिखी रहती है, लेकिन इन्होंने थोड़ा कुछ अलग तरीके से बोला, टू लिफ्ट द टूल ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक, है ना, यानी रिटर्न स्ट्रोक के दौरान टूल को उठाने में। ये हम सही कर सकते हैं, क्योंकि जब टूल ऐसे उठेगा तभी तो क्लियरेंस गैप बनेगा, है ना। तो मेरे भाई इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? सी वाला उत्तर। नेक्स्ट है 33, बताइए क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सा एक अपघर्षक पहिए की ग्लाइचिन का कार्ड नहीं है? बच्चों इन्होंने कहा है कि कौन सा इनमें से अपघर्षक पहिए में ग्लाइचिन का कार्ड नहीं। ग्लाइचिन समझते हैं ना, मैंने अभी बताया था ग्लाइचिन का मतलब होता है कि टूल का ब्लंट हो जाना, है ना। जब हमारा अपघर्षक पहिए का जो टूल है वो अगर ब्लंट हो जाए यानी उसकी धार खराब हो जाए, उसे को बोलते हैं ग्लाइचिन। तो बताइए रहा है कि इसका ग्लाइचिन का कारण इनमें से क्या नहीं है। पहले तो आप ये समझ लो कि ग्लाइचिन का कारण होता क्या है। तो याद रखना हमारे टूल का ब्लंट होने का सबसे पहला कारण होता है व्हील हार्डनेस और स्पीड ज्यादा। तो पहले आप ग्लाइचिन का कारण समझ लीजिए कि ग्लाइचिन का कारण होता क्या है ना। ग्लाइचिन का कारण बच्चों जब भी कभी आप बात करते हैं ग्राइंडिंग व्हील की, तो ग्राइंडिंग व्हील का जो टूल होता है वो कई बार ब्लंट हो जाता है ना। तो ब्लंट हो जाने का क्या कारण हो सकता है? तो सबसे पहला कारण होता है हाई स्पीड। अगर आपने हाई स्पीड रखी है तो भी ग्लेज हो सकता है, टूल ब्लंट हो सकता है। अरे दूसरा कारण क्या हो सकता है सर? दूसरा कारण हो सकता है हार्ड व्हील। अगर आपके पास जो व्हील आपने यूज किया है वो हार्डनेस ज्यादा है ना, तो भी वो हो सकता है, ग्लेज हो सकता है। तो हार्ड व्हील फॉर प्लेस ऑफ सॉफ्ट व्हील, हायर व्हील स्पीड, ये दोनों हमारे कारण हो सकते हैं। इन्होंने बोला कौन सा कारण नहीं है? डर्टी कूलेंट, ये हो सकता है क्योंकि जब कूलेंट डर्टी होगा मतलब खराब कूलेंट होगा, कूलेंट होगा नहीं तो हाई टेम्परेचर पैदा होगा तब भी वो ब्लंट हो सकता है। लेकिन इम्प्रॉपर ड्रेसिंग ये इसका कारण नहीं हो सकता। ठीक है भैया, ड्रेसिंग का मतलब केवल और केवल ग्लेजिन नहीं होता, लोडेड भी होता है। आप मेरी बात समझो। तो हायर स्पीड, हार्ड व्हील इन प्लेस ऑफ सॉफ्ट व्हील। बच्चों अगर व्हील हार्ड है ना तो कई बार वो ब्लंट हो जाता है, ठीक है। और हायर व्हील स्पीड हायर है तो भी ब्लंट होगा। देखो सॉफ्ट व्हील में क्या होता है कि जब वो उसका डिफॉर्मेशन आता है ना तो वापस अपने आकार में आ जाता है ना। तो इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, इम्प्रॉपर ड्रेसिंग। ये दो कारण होते हैं, एक तो हार्ड व्हील और दूसरी जो है हाई स्पीड, ध्यान रखिएगा। चलो अरे नेक्स्ट बच्चों अगला सवाल लिखा है कि कैरेज में लीड स्क्रू द्वारा जो शक्ति प्रदान की जाती है, कैरेज में लीड स्क्रू द्वारा जो शक्ति प्रदान की जाती है वो इनमें से किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो आसान सवाल है, हाफ नट लीवर। भाई हाफ नट लीवर जो होता है वही तो हमारे कैरेज को बताइए किससे जोड़ता है? लीड स्क्रू से। तो जब हमारा कैरेज लीड स्क्रू से जुड़ जाता है तो लीड स्क्रू की शक्ति किसमें आ जाती है? कैरेज में आ जाती है ना। हालांकि वहां एक मैकेनिज्म लगाई जाती है जिसको बोलते हैं रैट एंड पिनियन मैकेनिज्म। रैट एंड पिनियन ऑप्शन में था ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी
नेक्स्ट आइए, स्ट्राइबर बताइए किससे बने होते हैं? ये परमानेंट मार्किंग टूल है ना? तो बच्चों ये परमानेंट मार्किंग टूल है, और परमानेंट मार्किंग टूल किसका बना होता है? तो क्या देना, वो बने होते हैं हाई टार्बन स्टील का, हाई टार्बन स्टील। स्ट्राइबर का मैंने पॉइंट एंगल आपको बताया था कल के लेक्चर में। स्ट्राइबर का जो पॉइंट एंगल होता है वो 12 से 15 डिग्री होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 12 से 15 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए 36 नंबर सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है, द टॉलरेंस ऑफ अ होल इज अ डिफरेंस बिटवीन, में ये टॉलरेंस क्या होता है? बच्चों जब भी कभी हम कहते हैं टॉलरेंस, किसी भी चीज का क्या बताना है? टॉलरेंस। तो टॉलरेंस का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हरा। किसका अंतर होता है? मैक्सिमम डायमीटर ऑफ होल। अच्छा इन्होंने क्या बोला है? टॉलरेंस ऑफ अ होल पूछा है। पहली बात तो देखो टॉलरेंस ऑफ अ होल पूछा है, तो यहां पर होल होल ही होना चाहिए। ये लो भैया पहला आंसर सही है, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ होल माइनस मिनिमम डायमीटर ऑफ होल, हरा। सर यहां मिनिमम टू मैक्सिमम गलत है सर, साफ्ट आ गया, साफ्ट गलत है सर, साफ्ट आना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो जब इन्होंने होल की टॉलरेंस पूछी है मेरे भाई, तो होल के ही लिए मैक्सिमम साइज आना चाहिए, साफ्ट के लिए मैक्सिमम साइज आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए 37 बच्चों 37 नंबर बोला जा रहा है कि कार्य के प्रत्येक परिक्रमण के लिए उपकरण, उपकरण का मतलब टूल होता है, टूल जिस दूरी में आगे बढ़ता है बताइए उसको किस नाम से जाना जाता है ना? बच्चों जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे पास ये कोई जॉब है, ये कोई वर्क पीस है, और वर्क पीस ऐसे घूम रहा है लेथ मशीन में, और ये रहा तुम्हारा टूल। तो बच्चों टूल जितना आगे बढ़ता है, ये तो बोला जा रहा है देखो कि कार्य के प्रत्येक परिक्रमण के लिए उपकरण यानी टूल जितनी दूरी आगे बढ़ता है उसे किस नाम से जाना जाता है? बच्चों इसको बोला जाता है फीड रेट, है ना, फीड रेट। लेकिन कई बार कटिंग स्पीड भी उत्तर आप देख सकते हैं, लेकिन कटिंग स्पीड में क्या होता है, टूल ये वाला आगे नहीं, टूल को हमें जॉब पर वृत्तीय गति में आगे बढ़ाना होता है, और ये एक्सियल गति है मेरी भाई, आप बात समझ रहे हैं ना? तो ध्यान रखना एक राउंड में टूल जितना वृत्तीय गति चलता है वो होती है कटिंग स्पीड, और एक राउंड में टूल जितना सीधा चलता है वो हमारी फीड होती है। ये छोटा सा डिफरेंस होता है ना? और वैसे भी मैं आपको बता दूं कटिंग स्पीड में एक राउंड नहीं होता, पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड, ध्यान रखना। लेकिन यहां एक राउंड है, तो जब राउंड में होता है बच्चों तो उसको फीड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आइए बच्चों, डायल गेज साधारणता की सीमा पे काम करता है। डायल गेज इंडिकेटर देखा है ना? डायल गेज इंडिकेटर हमें सरफेस रफनेस बताता है, और याद रखना जो डायल गेज इंडिकेटर है उसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी मैकेनिज्म इस्तेमाल की जाती है, रैट एंड पिनियन मैकेनिज्म इस्तेमाल की जाती है डायल गेज इंडिकेटर में। और डायल गेज इंडिकेटर की जो बच्चों सीमा होती है वो 0.2 mm से लेकर ध्यान रखना 300 mm तक हो सकती है, देख लो। ओके तो बताइए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, डायल गेज इंडिकेटर। चलो नेक्स्ट आइए अगला बताओ 39 नंबर सवाल देखिए क्या है, नर्म धातुओं के लिए मतलब जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं ड्रिल मशीनों को आप कैसे पहचानेंगे? बहुत बढ़िया सवाल। मैंने देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये बात कि नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा हेलिक्स एंगल होता है, हेलिक्स एंगल बताइए वो कितना होता है? तो कहना हेलिक्स एंगल होता है 30 डिग्री। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि जब मटेरियल सॉफ्ट हो जाता है तो सॉफ्ट मटेरियल में हेलिक्स एंगल 30 डिग्री से क्या हो जाता है? ज्यादा, है ना? अगर मटेरियल सॉफ्ट है तो हेलिक्स एंगल 30 से ज्यादा होता है। और यह भी बताया था कि मटेरियल अगर हार्ड है तो बताइए हेलिक्स एंगल कितना हो जाता है? सर हेलिक्स एंगल होता है 30 डिग्री से कम, ठीक है। तो बच्चों इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला है नर्म धातुओं के लिए आप ड्रिल मशीनों को कैसे पहचानेंगे? तो कहना नर्म धातु के लिए हेलिक्स एंगल 30 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, और 30 डिग्री से ज्यादा मतलब सीधा सीधा कह सकते हो फ्रॉम लार्जर हेलिक्स एंगल, ऑप्शन नंबर ए, है ना? बड़े हेलिक्स कोण से हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके भैया, और कोई उत्तर मैच ही नहीं कर रहा, देख लो चाहे। नेक्स्ट आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हम लोग, है ना? नर्म लौह और अलौह धातु के लैपिन के लिए किस तरह के अपघर्षक? देखो लैपिन, होनिन और ग्राइंडिन ये सब अपघर्षक क्रियाएं हैं, फिनिशिंग क्रियाएं हैं। इन्होंने बोला है कि आप उस अपघर्षक का नाम बता दो सर जो हमारा लौह धातु और अलौह दोनों में यूज करते हैं।
है ना। तो लौह और अलौह दोनों में, यानी फेरस और नॉन फेरस दोनों में यूज करते हैं हम लोग हमेशा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल याद रखना फेरस और नॉन फेरस दोनों में करते हैं, है ना। जैसे डायमंड होता है, डायमंड का इस्तेमाल कभी फेरस में नहीं करते, हमेशा नॉन फेरस में करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइए, बताओ 41 नंबर सवाल देखिए क्या है, क्या कह रहा है बच्चों। 41 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित तेलों में से कौन सा पानी के साथ मिश्रित किए जाने पर धातु के काटने, देखो पानी के साथ मिश्रित करना है। मैं आपको बता दूं पानी, है ना, देखो दो तरह की चीजें समझो। पहले जब मैं कहता हूं टटिन फ्लूइड, है ना, क्या नाम देता हूं इसको, टटिन फ्लूइड। बच्चों टटिन फ्लूइड दो तरह की चीजों से मिलकर बनता है, इनमें से एक होता है कूलेंट और ध्यान रखना दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है लुब्रिकेंट। देख लो, तो टटिन फ्लूइड ना दो तरह की क्वालिटी रखता है, एक कूलेंट की एक लुब्रिकेंट की, है ना। कूलेंट में ज्यादातर हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं और लुब्रिकेंट में तेल। लेकिन कौन वाला तेल होता है तो कह देना वो हमारा सॉल्युबल ऑयल होता है, ठीक है। तो तेल और पानी मिलकर टटिन फ्लूइड बनाते हैं। कौन सा तेल मिलकर टटिन फ्लूइड बनाते हैं तो कह देना सॉल्युबल ऑयल। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर होगा, है ना। चलो नेक्स्ट आइए, ले लो बच्चों अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर पढ़िए। बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा एल्यूमिनियम का मुख्य यांत्रिक गुण है, आप बताओ इनमें से कौन एल्यूमिनियम का मुख्य यांत्रिक गुण है। अरे एल्यूमिनियम, सर एल्यूमिनियम तो एक तरह की सॉफ्ट मटेरियल है यार, है ना, डक्टाइल मटेरियल है। तो टफ, सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग, ब्रिटल नहीं भैया, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। एल्यूमिनियम एक तरह की ध्यान रखना सॉफ्ट मटेरियल होती है, एकदम सॉफ्ट, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए 43। वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है। अरे बच्चे यहाँ बेल्ट का क्रॉस सेक्शन पूछा जा रहा है, थोड़ा यहाँ इंग्लिश ना गलत लिखिए। अरे आयताकार की हिंदी इंग्लिश होती है रेक्टेंगुलर, समलंबाकार की होती है ट्रपेजोडियल, थोड़ा सा गलत है तो आप इसको मैनेज कर लेना, है ना, मैंने बता भी दिया। तो बच्चों जब भी कभी हम वी बेल्ट ड्राइव पढ़ते हैं बच्चों तो ध्यान रखना उसमें जो बेल्ट यूज करते हैं वो इस तरह से ट्रपेजोडियल बेल्ट होती है। कैसी बेल्ट होती है सर, समलंबाकार बेल्ट होती है। समलंबाकार। मेरे भाई इस सवाल का बताइए सही आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही आंसर जाएगा सर, समलंबाकार बेल्ट होती है। बताइए कितना आसान सवाल था, है ना। लेकिन अगर यही फ्लैट बेल्ट ड्राइव होता तो उसमें आयताकार बताते, फिर उसमें कौन सी बताते, आयताकार बताते। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, ओके बच्चों ये वाला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस सवाल को एक बार फिर से समझेंगे, है ना। पता नहीं मैंने पिछले लेक्चर में बताया नहीं बताया, जिट एंड फिक्सचर का सवाल है और बताया होगा तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार समझ लो। देखो आप लोगों को अंतर से पता होना चाहिए कि जिट और फिक्सचर का इस्तेमाल क्या होता है ना। बच्चों याद रखना ये जो नीचे वाला फिक्सचर है ना, ये टूल कह रहे हैं जॉब को होल्ड करता है ना। सर ये क्या करता है, ये जॉब को होल्ड करता है। फिक्सचर केवल और केवल जॉब को होल्ड करता है बच्चों, ध्यान रखना, है ना। इसका इस्तेमाल पता है कहां करते हैं तो कह देना फिक्सचर का इस्तेमाल हम लोग मिलिंग मशीनों में करते हैं, हम लोग ग्राइंडिंग मशीनों में करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जॉब को होल्ड करता है अच्छे से। लेकिन जो जिट्स होता है ना सर, जिट्स सर ये जॉब को होल्ड करता है, जॉब को होल्ड करता है और टूल को गाइड भी करता है, टूल को गाइड करता है। यानी ये दोनों काम करता है, जॉब को होल्ड भी करता है, टूल को गाइड भी करता है ना। तब उसे हम जिट्स कहते हैं। और ध्यान रखना जिट का इस्तेमाल ज्यादातर होल बनाने वाले प्रोसेस में करते हैं, जैसे कि हमारा ड्रिलिंग हो गया, ड्रिलिंग में हम लोग जिट्स इस्तेमाल करते हैं, फिक्सचर नहीं, है ना। बोरिंग हो गया जिट्स इस्तेमाल करते हैं, रीमिंग हो गया इनमें जिट्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भैया। तो दोनों में बहुत महीन सा अंतर होता है और ये महीन से अंतर से सवाल बनता भी है। तो क्या बोला जा रहा है, इन्होंने किसके बारे में बोला है, जिट के बारे में। कटर होल्ड्स टूल एंड डायरेक्ट वर्कपीस को निर्धारित से भी करता है। सही है यार, ऑप्शन नंबर ए ही तो सही हो जाएगा। देखो क्या बोला जा रहा है, वर्कपीस, ऑप्शन नंबर ए कि कर्तन उपकरण को पकड़ के रखता है और वर्कपीस को निर्देशित करता नहीं, वर्कपीस को निर्देशित, उल्टा लिखा है, वर्कपीस को पकड़ता है। देखो यह उल्टा लिखा है, पहला वाला आंसर उल्टा लिखा है, पकड़ता ये वर्कपीस को है,
होल्ड द वर्क पीस, होल्ड द वर्क पीस एंड, ये भी गलत है अभी क्योंकि यहां निर्देशित नहीं करता, गलत लिखा है, ये भी गलत है, निर्देशित नहीं करता गलत है, कर्तन उपकरण को निर्देशित करता है गलत, वर्क पीस और कर्तन दोनों को निर्देशित करता है, कटिंग टूल को गाइड करता है, ये फिर सही करना भैया आप लोग, ऑप्शन नंबर सी आप सही करेंगे। कटिंग गाइड को, कटिंग गाइड द टूल, मतलब कर्तन उपकरण को निर्देशित करता है, ये आप सही करेंगे बच्चों। क्यों सही करेंगे, आप लाइन को पकड़ो ना, जिट्स का मेन काम क्या होता है, जॉब को होल्ड करना, जॉब को पकड़ के रखना, टूल को गाइड करना, है ना। तो बच्चों ऐसा कोई उत्तर ही नहीं जैसे पहला वाला आंसर है कि टूल को पकड़ के रखता है, अरे नहीं गलत है यार, टूल को पकड़ के थोड़ी ना रखेगा यार, टूल को वो गाइड करता है, ठीक है, वर्क पीस को पकड़ता है और कर्तन को निर्देशित नहीं करता, तब भी गलत हो जाएगी। लेकिन इसकी आधी लाइन टूल को गाइड करता है, ये मुझे ऑप्शन नंबर सी में मिली है, देख लो चाहे, है ना। वर्क पीस और उपकरण दोनों को निर्देशित करता है, दोनों को गाइड करता है, गलत सर, गलत है सर, दोनों निर्देशित नहीं करता, है ना। चलो तो एक मतलब अच्छा सवाल था ये, मुझे लगा था कि सवाल ऐसे ही है, लेकिन सवाल के अंदर दम थी। सवाल देखिए अगला क्या, 45, घर्षण एवं रिसाव को कम करने के लिए अतिरिक्त स्नेहन, घर्षण एवं रिसाव को कम करने के अतिरिक्त स्नेहन का द्वितीय उद्देश्य क्या हो सकता है ना। यानी सबको पता है कि स्नेहन ना घर्षण और रिसाव को कम करता है, लेकिन उसका सेकेंड पर्पस क्या हो सकता है ना। पहला है दबाव बनाना, दूसरा है ये हो सकता है रिड्यूसिंग कोरोजन, देख लो, संक्षारण को कम करना, क्योंकि ये पतली परत चढ़ा दे रहा और पतली परत चढ़ा दे रहा तो संक्षारण हमारा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो ये इसका दूसरा उद्देश्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, सी वाला उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अगला बच्चों, अगला 46 नंबर, निम्न में से कौन सा धातु कटर को काटने का उपकरण नहीं है, यानी सीट मेटल कटिंग टूल नहीं है। इन्होंने बोला है कि इनमें से वो कौन है जो सीट मेटल कटिंग टूल नहीं है। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ इनमें से कौन सीट मेटल कटिंग टूल नहीं है। तो सीट मेटल कटिंग टूल में स्निप्स, पावर सीआर ये सब है, लेकिन मिलिंग कटर जो है बच्चों वो सीट मेटल टूल में आता ही नहीं है। आप बताओ क्या मिलिंग कटर सीट मेटल टूल में आता है? नहीं सर, हथौड़ा आता है, मैलेट आता है। नेक्स्ट आइए 47 बच्चों, 47 नंबर सवाल बड़ा आसान है। इन्होंने बोला 47 नंबर में निम्नलिखित में से किस वाल्व का उपयोग उत्पाद को गलत दिशा में प्रवाहित होने से रोकने से होता है। मतलब इनमें से वो कौन सा वाल्व है जो किसी भी फ्लो को, पानी के फ्लो को, किसी भी द्रव के फ्लो को गलत दिशा में होने से रोकता है। हरा मतलब सही दिशा में प्रवाहित करेगा, तो सही दिशा में फ्लो करने के लिए हम लोग वहां लगाते चेक वाल्व। कौन सा? चेक वाल्व। सर चेक वाल्व जो है ना एक तरह का यूनिडायरेक्शनल वाल्व होता है और ये फ्लो को एक ही दिशा में यानी सही दिशा में प्रवाहित करता है, गलत दिशा में नहीं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल 48 नंबर है। सेंटर ड्रिल्स आर यूजुअली हेल्ड। सेंटर ड्रिल यूजुअली कहां हेल्ड की जाती है बच्चों? इसका सही आंसर वैसे दो हो सकते थे, कॉलेट चक भी हो सकता था, ड्रिल चक भी हो सकता था। हम लोग दोनों में यूज करते हैं, लेकिन पिछली बार जब इस सवाल का आंसर दिया गया बोर्ड के द्वारा तो वो ड्रिल चक इस्तेमाल किया गया है, वहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ध्यान रखना अगर ड्रिल चक नहीं होता तो आप लोग याद रखिए आप कॉलेट चक भी लगा सकते हो ड्रिल बिट को होल्ड करने के लिए। चलो नेक्स्ट है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या बच्चों। 49 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का उपकरण नहीं है ना बच्चों? इनमें से वो कौन है जो विद्युत से लगने वाली आग का उपकरण नहीं है? तो पहला देखिए क्या है, ढीले कनेक्शन। बच्चा ढीले कनेक्शन से कई बार आग लगती हुई है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, सबसे ज्यादा आग इसी से लगती है। खुले दरवाजे, खुले दरवाजे से क्या मतलब तुम्हारा अगर दरवाजा खुला है तो क्या विद्युत उपकरण में आग लग जाएगी? नहीं सर, प्रश्न यही तो था कि कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देख लो, ये विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ओपन डोर्स। नेक्स्ट आइए 50 नंबर। एक चक्कर में ड्रिल जॉब में जितना आगे बढ़ता है, एक चक्कर में ड्रिल जॉब में जितना आगे बढ़ता है, समझो बात लो, जैसे एक चक्कर घुमाया तो ड्रिल जितना आगे बढ़ा, तो बच्चों चक्कर में जो आगे बढ़ता है सर उसको ध्यान रखना फीड के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं कह दूं कि मैं 10 mm पर रेवोल्यूशन की फीड दे रहा हूं। 10 mm पर रेवोल्यूशन का मतलब यह है कि एक राउंड में है ना हमारा जो टूल आगे बढ़ रहा है वो 10 mm आगे बढ़ रहा है, ठीक है? तो ये हमारा फीड कहलाएगा।
बच्चों टर्टन स्पीड, कुछ लोग कह रहे टर्टिन स्पीड बोलो, नहीं, टर्टिन स्पीड तब बोलना है जब यहां एक चक्कर ना लिखा हो, यहां लिखा हो प्रति सेकेंड या प्रति मिनट, जब ये वर्ड लिखा होता तब वो टर्टिन स्पीड बनता है। फ्लूइड आंसर से होगा। नेक्स्ट है हेलो 51 नंबर सवाल पढ़िए जल्दी से और बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 का टाइप टोटल टेस्ट आ जाएगा। बोला जा रहा है कि सामग्री मतलब मटेरियल को काटने के लिए ड्रिल बिट के शंकु के आकार के सिरों को क्या बोला जाता है? हरा, अरे भैया ड्रिल बिट में एक ही तो वो जगह है जो हमारे जॉब को काटती है। ये देखिए सर, ये जगह को किस नाम से जाना जाता है? सर इस जगह को बोला जाता है पॉइंट। क्या बोलते हैं सर? पॉइंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर। जैसे कि चित्र में देखो ड्रिल बिट दिखाया गया है, हरा, ये पॉइंट है, ये आपका फ्लूइड बनाई गई है, जो छोटी छोटी नालियां होती है उनको फ्लूइड बोलते हैं, है ना। ये बॉडी क्लियरेंस दिखाया गया है, क्लियरेंस दिया जाता है, ये बॉडी है। फिर ये सेंट है, सेंट भी दो तरह के होते हैं, टेपर सेंट होता है, पैरेलल सेंट होता है। याद रखना जब हम कहते हैं कि ड्रिल बिट में किस तरह के सेंट होते हैं तो दो तरह के सेंट इस्तेमाल करते हैं, एक होता है टेपर सेंट और दूसरा बताइए सेंट कौन सा होता है? सर पैरेलल सेंट होता है ना। जैसे कि आपको चित्र में देखिए तो यहाँ पैरेलल सेंट दिखाया गया है जिसमें कोई टेपर नहीं है। ओके, फिर ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं नेट, ये होता है नेट, और नेट के पीछे ही हमारा टैंग होता है। ओके, तो सवाल का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, पॉइंट के साथ जाएगा कि सर जहां से कटिंग होती है सर उस पॉइंट को पॉइंट कहते हैं। और यही रीजन है कि यहां पर जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड 2 अल्फा, जिसको आप लोग कई बार पॉइंट एंगल के नाम से जानते हैं, है ना। नेक्स्ट आइए अगला 52 नंबर, नाइट्राइडिंग प्रक्रिया में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? अरे सर नाइट्राइडिंग का मतलब क्या होता है? नाइट्राइडिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने जो भी जॉब है हरा जिसमें हम नाइट्राइडिंग प्रोसेस करने वाले हैं, केस हाइड्रेशन करने वाले हैं, तो बच्चों उसकी सतह में नाइट्रोजन का पेनिट्रेशन करना। जैसे कि ये हमारे पास कोई जॉब है तो बच्चों इस जॉब की सतह में नाइट्रोजन का पेनिट्रेशन करना, अंदर नाइट्रोजन का पेनिट्रेशन करना, सर वो बताइए किस नाम से जाना जाता है? नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग में हम लोग कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? तो कह देना वो अमोनिया गैस होती है। कौन सी गैस? अमोनिया गैस। होता क्या है कि अमोनिया गैस को जब हम गर्म करते हैं, है ना, तो ध्यान रखना अमोनिया गैस को जब गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन रिलीज कर देती है, और यही नाइट्रोजन हमारे वर्कशॉप में या वर्क पीस में अंदर जाकर उसकी हार्डनेस बढ़ा देता है। और नाइट्राइडिंग का मतलब ध्यान रखना एक और चीज होता है नाइट्राइडिंग में, कि नाइट्राइडिंग में जब हार्डनेस प्राप्त की जाती है ना तो ध्यान रखिएगा उसमें क्वेंचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना क्वेंचिंग किए हुए नाइट्राइडिंग हार्ड कर देता है, और उसमें कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? अमोनिया। नेक्स्ट आइए, ये लीजिए बच्चों, बोला जा रहा है कि पीतल बताइए इनमें से किसका मिश्रण होता है ना। कुछ मिश्रण मैं आपको बता देता हूं, कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाएंगे। देखो आपने ब्रास का नाम सुना है ना। ब्रास ध्यान रखना होता है कॉपर प्लस जिंक, है ना। आपने ब्रॉन्ज का नाम सुना है, ब्रॉन्ज होता है कॉपर प्लस एसएन। ओके, ब्रॉन्ज के साथ साथ ध्यान रखना बेल मेटल जिसको आप घंटा धातु कहते हो, वो भी हमारा कॉपर और प्लस एसएन होता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपने सोल्डर का नाम सुना है, सोल्डर बच्चों ध्यान रखना जो हमारा सोल्डर होता है वो पीबी प्लस एसएन होता है। आपने जर्मन सिल्वर पूछा है, सुना है, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर ध्यान रखना जर्मन सिल्वर में क्या होता है? कॉपर होता है, जिंक होता है, निकेल होता है। कॉपर, जिंक और निकेल ये हमारा जर्मन सिल्वर के साथ जाएगा। फिलहाल इन्होंने पीतल पूछा था, ब्रास पूछा था, कॉपर और जिंक है कोई उत्तर? ये देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सवाल के साथ जाएगा, ब्रास मतलब कॉपर प्लस जिंक। नेक्स्ट आइए 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लुब्रिकेंट का सबसे महत्वपूर्ण गुण है? आप मुझे बताओ इनमें से कौन लुब्रिकेंट का सबसे महत्वपूर्ण गुण है? हरा बच्चों, लुब्रिकेशन का मतलब ये होता है कि जो ठंडक दे, और ठंडक ना दे, चलो स्नेहन दे। ठंडक देने का काम तो कूलेंट का होता है, स्नेहन करे, हरा यानी घर्षण कम करे। लेकिन वो घर्षण कैसे कम कर सकता है? एक जगह स्थिर रह के कि फैल कर? बच्चों ध्यान रखना अगर उसे मशीन में घर्षण को कम करना है तो मशीन के अलग अलग पार्ट में फैलना होगा, और फैलने का जो गुण होता है वो श्यानता होती है।
है ना। तो कौन सा लुब्रिकेंट का महत्वपूर्ण गुण है, तो आप कह सकते हैं विस्कोसिटी, श्यानता, है ना। अगर श्यानता नहीं होगा तो वो लुब्रिकेशन या यूं कहिए कि घर्षण को कभी कमी ही नहीं कर सकता। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। बच्चों अगला सवाल है, अनंत पिच सर्कल त्रिज्या वाले बेलनाकार गियर के साथ फिट किए जाते हैं, उस छोटे गियर को बताइए क्या बोला जाता है। लाइन को पढ़िए, लाइन सबसे पहले बोल दी अनंत पिच सर्कल रेडियस, यानी उसकी जो पिच सर्कल की रेडियस है वो अनंत है ना। या फिर दांतों की संख्या अनंत कह देता। ध्यान रखना, जब ये दोनों चीजें कह देता है तो हम लोग का नाम एटी के साथ जाता है, सर उसको बोलते हैं रैट। क्या बोला जाता है, रैट। बच्चों रैट एंड पिनियन में याद करो, रैट हमारा सीधे होता है हरा, और रैट हमारा जो सीधे होता है ना सर, उसमें दांतों की संख्या अनंत बताई जाती है, रेडियस भी अनंत बताई जाती है। तो अनंत दांतों की संख्या या अनंत पिच सर्कल त्रिज्या वाला जो डियर होता है वो रैट एंड पिनियन होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए अगला। बच्चों अगला सवाल बोला जा रहा है कि द पॉइंट एंगल ऑफ अ ट्विस्ट डिल डिपेंड्स ऑन, मतलब किसी पॉइंट एंगल का, ट्विस्ट डिल का पॉइंट एंगल आप मुझे बताइए इनमें से किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो भैया पॉइंट एंगल डिपेंड करता है मटेरियल टू बी ड्रिल्ड, यानी जिस मटेरियल की आपको ड्रिलिंग करनी है उस पर डिपेंड करता है हमारा पॉइंट एंगल। अब आपके मन में आएगा कि भैया ऐसे कैसे, अरे याद करो, हाँ मैंने क्या बताया था आपको कि पॉइंट एंगल जनरली कितना होता है, तो जनरली पॉइंट एंगल 118 होता है। फिर मैंने आपको 2 पॉइंट और बताए थे कि हार्ड या ब्रिटल मटेरियल के लिए ये एंगल 118 से ज्यादा, सॉफ्ट मटेरियल के लिए ये एंगल 1 से 18 से कम, है ना। लेकिन हेलिक्स एंगल में ऐसा उल्टा होता है, हेलिक्स एंगल में सॉफ्ट मटेरियल के लिए जो हेलिक्स एंगल होता है वो कैसा हो जाता है, कहते ना वो ज्यादा हो जाता है, और हार्ड मटेरियल के लिए कम। मेरे भाई याद कर लीजिए, तो जो भी हमारा पॉइंट एंगल होता है किसी भी मटेरियल का, और उसके लिए जो ड्रिल बिट यूज कर रहे हैं वो ड्रिल किए जाने वाली सामग्री के लिए इस्तेमाल। अब मैं इसको समझा भी सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे पास ये कोई 2 जॉब है ऐसे, बच्चों मैंने आपसे कह दिया कि इनमें से ये वाला जॉब जो है वो हमें हार्ड है ना, और ये वाला जॉब हमारा सॉफ्ट है। तो बच्चों अगर मटेरियल हार्ड है तो हमें जो भी ड्रिल बिट यूज करना होगा वो चौड़ा ड्रिल बिट यूज करना होगा। हार्ड मटेरियल के लिए हमें कैसा ड्रिल बिट यूज करना होगा, चौड़ा। मटेरियल अगर सॉफ्ट है तो हमें ड्रिल बिट यूज करना होगा पतला, ऐसे। अब मेरी बात समझो, तो आप बताओ अगर पतला ड्रिल बिट है तो यहां पर जो एंगल बनेगा पॉइंट एंगल हरा, जिसको आप 2 अल्फा कहते हैं, सर ये पॉइंट एंगल 2 अल्फा 101% 118 डिग्री से कम होगा। अरे यहां देखिए, अगर मटेरियल हार्ड या ब्रिटल है तो यहां जो एंगल 2 अल्फा बनेगा सर ये 101% 118 डिग्री से क्या होगा सर, ज्यादा होगा। तो जो भी हमारा पॉइंट एंगल होता है ना ड्रिल बिट का, वो किस पे डिपेंड करता है, तो कह देना जिस मटेरियल में आपको ड्रिलिंग करनी है सर उस पे डिपेंड करता है। अगला सवाल देखिए 57 नंबर। बच्चों 57 नंबर सवाल बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि संपीड़न बल का प्रयोग करके फोर्जिंग करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। फोर्जिंग, फोर्जिंग समझते हैं, एक विधि होती है। फोर्जिंग का मतलब ये होता है कि जिस भी आपको जॉब में फोर्जिंग करनी है पहले आप उसको प्लास्टिक टेम्परेचर तक गर्म कर लो। गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद क्या होता है कि उसका आकार आप ढंग से बदल सकते हो। फिर गर्म करने के बाद आप हैमर का इस्तेमाल कर लो, रोलर का इस्तेमाल कर लो। जैसे कि आपने वो पट्टियां देखी है, अभी ठंडी में मूंगफली की पट्टी आएंगी, तो मूंगफली की पट्टी में क्या करते हैं कि वो एक बड़ा सा गर्म करके, मतलब गुड़ और मूंगफली के दाना और एक बड़ा सा बंडल बनाते हैं, फिर उसको ऐसे रोलर की सहायता से ऐसे उसको आकार देते हैं, है ना। ठीक है, फुलर, बच्चों फुलर जो है ना वो कॉम्प्रेशन नहीं लगाता, वो केवल आकार देता है। लेकिन जो रोलर्स होता है वो कॉम्प्रेशन के साथ उसका आकार देता है, हमें दबाव लगाना पड़ता है। स्वेज ब्लॉक अलग चीज होती है। अरे स्वेज ब्लॉक क्या होता है कि एक कह सकते हो ऐसा एरिया होता है जिसमें हमें अलग अलग तरह का आकार बना होता है, त्रिभुज बने होंगे, अर्ध गोलाकार बना होगा, तो जैसा आकार देना होता है उसी के ऊपर रखकर ऐसे पीट देते हैं, आकार बन जाता है, वो स्वेज ब्लॉक होता है। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर रोलर के साथ जाएगा, क्योंकि साफ साफ बोला गया था कि हमें संपीड़न बल के प्रयोग से आकार देना। अगर ये बात नहीं लिखी होती तो फुलर भी आकार दे सकता है, स्वेज ब्लॉक भी दे सकता है, लेकिन जब बोला संपीड़न बल के प्रयोग से तो बता दीजिए। हरा अगला सवाल देखिए 58 नंबर। बच्चों 58 नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि M5 इंटू 0.8, M5 इंटू 0.8, ये बोला जा रहा है कि
टैप से टैप इन करनी है। बच्चों टैप इन एक प्रोसेस होता है और टैप इन का मतलब क्या होता है, इंटरनल थ्रेड काटना। याद रखना टैप इन का मतलब क्या होता है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। जब भी तुमसे ये सवाल पूछा जाएगा कि बताइए टैप इन का मतलब क्या होता है, सर टैप इन का मतलब होता है इंटरनल थ्रेड काटना। आंतरिक चूड़े काटने को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सर टैप इन के नाम से जानते हैं, है ना। थोड़ा सा पानी पी लूं, बहुत देर से पढ़ा रहा हूं। ओके चलो 58 तक हो गए, कितने बाकी है अभी, 17 क्वेश्चन बाकी है। चलो तो मैंने ये कहा कि M5 × 0.8 टैप से टैप इन करना है, तो आप किस प्रकार के ड्रिल का इस्तेमाल करोगे। तो बच्चों जब भी कभी हम लोग ड्रिल साइज निकालते हैं, है ना, साइज निकालते हैं, तो साइज निकालते समय हमें क्या करना होता है बच्चों, ये जो इसका एक्चुअल साइज है 5 mm, उस 5 mm में से आगे वाला जो 0.8 है, जिसको आप पिच भी कहते हो, ठीक है, थ्रेड की पिच है, तो बच्चों वो घटाना होगा। वो जैसे ही आप घटा दोगे तो ड्रिल का साइज पता चल जाएगा 4.2 mm, है ना। तो ये सवाल का सही आंसर बताइए किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर। ध्यान रखना टैप इन का मतलब होता है इंटरनल थ्रेड काटना, आंतरिक चूड़ी काटना। 59 नंबर देखिए बच्चों, अगला सवाल है, आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, है ना। मान लीजिए आपको आर्क वेल्डिंग करनी है और आर्क वेल्डिंग बिजली से होती है, गैस से नहीं, गैस से होती है तुम्हारी गैस वेल्डिंग। तो बोला जा रहा है कि आर्क वेल्डिंग करते समय हम लोग किस तरह के ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। पहले आप लोग कंडीशन समझो। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आर्क वेल्डिंग के लिए कितना वोल्टेज होना चाहिए और कितनी करंट होनी चाहिए, कंडीशन क्या है सर आर्क वेल्डिंग होने के लिए, तो कहना आर्क वेल्डिंग होने की कंडीशन होती है बच्चों कि वोल्टेज होना चाहिए 10 वोल्ट से 50 वोल्ट, और धारा कितनी होनी चाहिए, करंट होनी चाहिए 50 एम्पियर से लेकर 300 एम्पियर तक। देख लो तो वोल्टेज तुम्हारा 10 वोल्ट से 50 वोल्ट के आसपास होना चाहिए और करंट होनी चाहिए 50 एम्पियर से 300 एम्पियर। ये हमारा आर्क वेल्डिंग होने की बच्चों कंडीशन है। अब सुनो ध्यान से, आप ये बताओ जब आप लोग वेल्डिंग करने जाते हो तो आपके लैब में या फिर आपकी वर्कशॉप में जो भी सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की आती है ना। आपके लैब में जो भी सप्लाई आती है वो कैसी सप्लाई आती है सर, वो 50 हर्ट्ज की 220 वोल्ट की एसी सप्लाई आती है, एसी सप्लाई। तो आप ये बताओ एसी सप्लाई तो 220 वोल्ट की आ रही है, उसको हमें क्या बनाना है, 50 वोल्ट बनाना है। हाँ सर हमें 220 वोल्ट को 50 वोल्ट बनाना है मेरे दोस्त। तो बताइए अगर 220 को 50 वोल्ट बनाना है यानी वोल्टेज घटाना है, और वोल्टेज घटाने के लिए बताइए कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ना। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए हम लोग कैसा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं आर्क वेल्डिंग में, तो कह देना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी। नेक्स्ट बच्चों अगला सवाल 60 नंबर देखो क्या बोला जा रहा है, कि बोला जा रहा है बेल्ट में ट्रीप, ट्रीप किस प्रकार उत्पन्न होती है। ट्रीप का मतलब सोचते हैं, है ना। देखो होता क्या है कि जब बेल्ट चलती रहती है ना तो लंबे समय के बाद ना उसका आकार बदल जाता है ना। जैसी टाइट पहले थी बेल्ट वैसी टाइट रहती नहीं है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसका आकार बिगड़ जाता है। तो जो लंबाई और आकार बिगड़ जाता है ना मेरे दोस्त, इसी घटना को ट्रीप कहते हैं। और ट्रीप के कारण ना कई बार स्लिपिंग भी आ जाती है, कई बार क्या आ जाती है, स्लिपिंग। तो ट्रीप आती किसकी वजह से, तो पहला है शक्ति में उतार चढ़ाव की वजह से, बेल्ट की मोटाई की वजह से, घिन्नियों के बराबर आकार की वजह से। नहीं 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 नहीं, ये सवाल सही है, बेल्ट के ढीले और कच्चे पक्ष में असमान तनाव की वजह से। देखो होता क्या है, जैसे कि मेरे पास ये बेल्ट है, तो बेल्ट जब टाइट एंड में जाती है ना तो उसमें तनाव आता है, और जब ढीले पक्ष में आती है तो वो आता है तनाव कम आ जाता है। यानी कभी ज्यादा तनाव होता है कभी कम तनाव होता है। आप खुद मुझे बताओ, मुझे भी सुबह 10 लोग खींचे शाम के 2 लोग खींचे तो मेरा भी तो शरीर अटपटा हो जाएगा, वही सेम बेल्ट में होता है हरा। तो उसका जो आकार बदल जाता है ना बेल्ट का, डेट इज कॉल्ड क्रीप। और ये होता किसकी वजह से है, टाइट एंड और स्लैट एंड पे आने वाले असमान तनाव की वजह से। देखो मैं आपको टाइट एंड और स्लैट एंड भी बता दूं। जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे पास ये 2 पुली हैं सर, मान लीजिए मेरे पास ये 2 पुली है ना। देखो ऐसे 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 2 पुली। बच्चों होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए ये पहला नंबर मेरा ड्राइवर है, ये क्या है सर, ये ड्राइवर है,
और ये मान लीजिए दूसरे नंबर की जो पुली है सर ये ड्रिविन है ना, ड्रिविन। तो बच्चों ये जो ड्राइवर पुली है ये अगर क्लॉकवाइज घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो ये नीचे वाले हिस्से को अपनी ओर खींच रही होगी। तो ड्राइवर पुली जिस हिस्से को अपनी ओर खींचती है दोस्त मेरे, वो हमारा टाइट एंड बनता है ना। फिर से सुनिए, ड्राइवर पुली बेल्ट के जिस हिस्से को अपनी ओर खींचती है सर वो हमारा टाइट एंड बनता है। और फिर अगर एक टाइट एंड हो गया तो दूसरा हमारा ढीला एंड हो जाएगा। ढीले एंड को बोलते हैं स्लैट एंड, और स्लैट एंड के टेंशन को बोला जाता है T2। तो ड्राइवर पुली बेल्ट के जिस हिस्से को अपनी ओर खींचती है सर वो हिस्सा हमारा टाइट एंड होता है। अब कभी ढीला कभी टाइट, कभी ढीला कभी टाइट। अरे भैया जब अगर ढीला टाइट है तो इसका मतलब उसका आकार बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए अगला बताइए 61 नंबर सवाल देखिए। ओके बच्चों ये टूल लाइफ में एक इक्वेशन से, इस बात को मैं आपको पहले समझाऊंगा बहुत कायदे के साथ, बहुत प्यारा सवाल है, थोड़ा देर को समय लूंगा क्योंकि आप देखिए मैं 75 क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि आधे घंटे 1 घंटे में उड़ा दिया, नहीं, समझिए प्यार से, ताकि 75 क्वेश्चन भले ही हो सकता है कि क्वेश्चन ना फंसे, लेकिन मैं आगे जो कॉन्सेप्ट बताता हूं ना ये तो 101% फंसेगा भैया। सवाल देखिए, तो बच्चों बोला जा रहा है, पहले मैं आपको बता दूं एक टूल लाइफ इक्वेशन होती है। क्या होती है? टूल लाइफ इक्वेशन। हर एक टूल की अपनी अपनी एक लाइफ होती है ना, एक निश्चित समय तक ही टूल से आप काम ले सकते हो। बच्चों वो टूल लाइफ इक्वेशन होती है VT⁴ बराबर कांस्टेंट, है ना, VT⁴ बराबर कांस्टेंट, ये हमारी टूल लाइफ इक्वेशन VT⁴ बराबर कांस्टेंट। मैं इसमें टर्म यूज जो हुए उनको बता दूं। V क्या है तो कह देना इस V को बोला जाता है सर कटिंग स्पीड। याद रखना ये V होता है कटिंग स्पीड। सर ये होती किसमें है तो कह देना कटिंग स्पीड ली जाती है मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट। T क्या है तो कह देना T हमारा होता है टूल लाइफ। ये किसमें ली जाती है तो कह देना ये ली जाती है सर मिनट में, ये किसमें ली जाती है? मिनट में। ओके तो अब सुनो ध्यान से बच्चों, आप दो चीजों का मल्टीप्लाई हमारा कांस्टेंट है, मतलब इनमें से अगर एक चीज बढ़ाएंगे जैसे कि कटिंग स्पीड बढ़ा दे तो टूल लाइफ हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनो, कटिंग स्पीड बढ़ा देने से टूल लाइफ कम हो जाती है। एक और चीज याद कर लो, डेप्थ ऑफ कट बढ़ाने से भी टूल लाइफ घट जाती है। एक और चीज याद कर लो, फीड, सर फीड बढ़ाने से भी टूल लाइफ हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आप मेरी बात फिर से रिपीट करेंगे सब लोग। ठीक भैया किसी टूल की कटिंग स्पीड बढ़ा दो, तेजी तेजी काटने लगो, अरे यार टूल लाइफ कम हो जाएगी। फीड और डेप्थ ऑफ कट बढ़ा दो तो भी टूल लाइफ कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि कटिंग स्पीड बढ़ाने से टूल लाइफ ज्यादा कम होती है, फिर फीड बढ़ाने से टूल लाइफ थोड़ी कम होती है, और डेप्थ ऑफ कट बढ़ाने से टूल लाइफ बहुत कम होती है। यानी टूल लाइफ पे भी सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? वी का, उससे कम फीड का, उससे कम डेप्थ ऑफ कट का। ठीक है, तो फिलहाल सवाल का आंसर क्या जाएगा? VT⁴ बराबर कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी सवाल का। चलो नेक्स्ट, ये लो बच्चों, ये हमारा टूल के बारे में है। ASA सिस्टम है, ASA सिस्टम आपने सुना होगा, है ना, पिछली बार 1-2 सवाल आया था, मैंने कहा था अगली बार मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा। याद करो मैंने कहा था कि टूल का जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम लोग ASA सिस्टम के अनुसार करते हैं। ASA का पूरा नाम याद कर लो, ASA का पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ASA, है ना बच्चों, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। ये जो एंगल लिखे ना, ये सारे एंगल वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 8 डिग्री ये अल्फा बी होता है, 6 डिग्री ये अल्फा बैक रेट एंगल, साइड रेट एंगल, फिर ये होता है गामा ई, ये होता है गामा एस, इंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, फिर ये सीई साइड कटिंग एज एंगल, और ये सीएस, मतलब पहला होता है इंड कटिंग एज एंगल, दूसरा होता है साइड कटिंग एज एंगल, सीई सीएस। और बच्चों ये जो लास्ट वाला जो 2 है ये ध्यान रखना, ये होती है नोज रेडियस। टोटल टूल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 7 एलिमेंट होते हैं, वही 7 एलिमेंट देखो मैंने आपके सामने यहां लिख दिए। अब मेरी बात समझो, तो क्या बोला जा रहा है? साइड रेट एंगल बताइए क्या है? तो बच्चों बैक रेट एंगल, साइड रेट एंगल, ये सब क्रम याद है तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया तो मुझे याद है अच्छे से। तो साइड रेट एंगल कितना हो जाएगा सर? साइड रेट एंगल हो जाएगा हमारा 6 डिग्री। तो ऐसे सवाल अगर आपके सामने आ जाते हैं तो एकदम धुआंधार तरीके से आप लगाइए। ठीक है, चलो आ जाइए जल्दी से अगले नंबर सवाल में।
बच्चों अगला सवाल बोला जा रहा है कि एकल बिंदु औजार में फेस और रेफरेंस प्लेन के बीच कितना कोण बनता है, कौन सा कोण होता है। देखो जैसे कि मैंने ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपको बना के दिखाया है ना बच्चों, ध्यान रखना सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में ये वाली जो सरफेस होती है इस सरफेस को हम बोलते हैं फेस, है ना, और ये प्लेन होता है रेफरेंस प्लेन। ये कौन सा प्लेन होता है, रेफरेंस प्लेन। तो याद रखना फेस और रेफरेंस प्लेन के बीच का ये एंगल अल्फा होता है, और अल्फा को किस नाम से जाना जाता है सर, अल्फा को बोलते हैं रेट एंगल। अल्फा को किस नाम से जानते हैं, रेट एंगल। बच्चों यही एंगल है जो टूल के चिप के फ्लो को कंट्रोल करता है ना भाई। अगर मैं ऐसे जॉब भी बना दूं ऐसे, तो चिप यहां से ऐसे नहीं आएगी। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि चिप के फ्लो को कौन सा एंगल कंट्रोल करता है, तो कह देना रेट एंगल कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आइए अगला बताइए 64 नंबर क्या बोला जा रहा है। 64 नंबर ये है निम्नलिखित में से किस सामग्री में कोई भी मेलेबिलिटी का गुण नहीं है ना, आघात वर्धनीयता। सर आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि जिसको हमने पीटा तो पीटने के बाद वो पतली पतली चादर में कन्वर्ट हो जाए। बच्चों जो भी हमारा पीटने के बाद पतली पतली चादरों में कन्वर्ट हो जाता है हम कहते हैं उसके अंदर मेलेबिलिटी होगी। बताइए एल्यूमिनियम मेलेबिलिटी होती है, मतलब इन्होंने बोला नहीं होती, इसमें होती है, चांदी में होती है, लोहे में होती है, ग्रेफाइट में नहीं हो सकती। ग्रेफाइट में बिल्कुल भी मेलेबिलिटी नहीं होती। अब आपके मन में आएगा ग्रेफाइट का मतलब क्या होता है, आप सिर्फ ऐसा समझो कि जो पेंसिल के अंदर लीड लगी होती है ना जिससे आप लिखते हो ग्रेफाइट है लीड ले आइए और ऐसे पीटिए, क्या वो पतली पतली चादर बन जाएगी, नहीं सर टूट जाएगी। तो ग्रेफाइट भंडुर होता है, मेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट आइए अगला सवाल 65 नंबर, बेलनाकार रिंग गेज को मापने के लिए कौन सा गेज सर्वाधिक उपयुक्त है। बच्चों यहां पर गेज को मापना है, गेज क्या मापता है ये नहीं कहा, हमें गेज को मापना है। तो याद रखना जब हमें गेज को मापना होता है तो हमें कंपैरेटर की जरूरत पड़ती है, तुलनित्र की जरूरत पड़ती है, और तुलनित्र का आंसर 80 है। और याद भी ये कर लीजिए बेलनाकार गेज को मापने के लिए हम लोग वायु संचालित तुलनित्र न्यूमेटिक कंपैरेटर की जरूरत पड़ती है। तो भाई गेज भी देखो, गेज क्या होता है, हमारे बनने वाले जॉब को नापता है कि वो सही बना है कि नहीं। लेकिन ये कैसे नापा जाएगा कि गेज सही बना है कि नहीं, तो गेज को कौन मापता है, मैं इसको चाहे तो ऐसे लिख के बता देता हूं। देखो वर्कपीस को मापने का काम करता है गेज, और गेज को मापने का काम करता है तुलनित्र जिसे आप कंपैरेटर भी कहते हैं, है ना। चलो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला सवाल, किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रवों के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए करते हैं, है ना। बच्चों आपको पता है क्या है, देखो श्रेणी ए में ये ठोस ईंधन जलते हैं, है ना। सर इन्होंने द्रव बोला है तो श्रेणी बी इनमें द्रव होते हैं, श्रेणी सी गैस, और डी में होते हैं ज्वलनशील लिक्विड ज्वलनशील धातुएं। तो जितनी भी हमारी जलने वाली धातु होती है जैसे मैग्नीशियम वगैरह जो है ना वो हमारी श्रेणी डी में आती है, क्लास डी में आती है। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रेणी बी। नेक्स्ट है अगला सवाल 67 देखिए बच्चों। नेक्स्ट सवाल ये वर्नियर कैलिपर का सवाल है कि वर्नियर हाइट गेज के किस हिस्से पर मुख्य स्केल डिवीजन है। वर्नियर हाइट गेज की बात हो रही है बच्चों। जो वर्नियर हाइट गेज होता है ना उसमें एक बीम होती है, बीम मतलब एकदम लंबी सी, उसी पर मुख्य पैमाना बनाया जाता है ना। उसी पर क्या बनाया जाता है सर, उसी पर मुख्य पैमाना बनाया जाता है। तो मुख्य पैमाना किस पर बना होता है सर, बीम पर बना होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कर लो वाले सवाल को, पहले वाले सवाल को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलग अलग तरह से बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए बच्चों प्रश्न ये बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की घिरनी का उपयोग ग्रुप ड्राइव में किया जाता है ना। सर ये ग्रुप ड्राइव क्या होती है, ग्रुप ड्राइव का मतलब ये होता है कि जब भी कभी हमारे पास मशीन तो एक होती है, सॉरी मशीन नहीं मोटर एक होती है ना। ग्रुप ड्राइव का मतलब होता है कि जब हमारे पास मोटर तो एक होती है और मशीन कई होती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास केवल एक ही मोटर लगी है, इंडक्शन मोटर, कोई एक मोटर है, उससे हमें ड्रिलिंग मशीन भी चलानी है सर, उससे हमें लेथ मशीन भी चलानी है, उससे हमें पावर हेक्सा भी चलानी है। तो होता क्या है कि हम वहां पर पुली लूज एंड फास्ट पुली का प्रयोग करते हैं। लूज एंड फास्ट पुली क्या करती है कि बेल्ट को अलग अलग जगह पर सर, अलग अलग जगह पर लगाकर सारी मशीनें चला देती है एक ही मोटर से, ठीक है। तो याद रखना बच्चों ग्रुप ड्राइव का मतलब क्या होता है सर, ग्रुप ड्राइव का मतलब होता है जब एक मोटर से
एक मोटर से सभी मशीनें चलानी होती है, सभी मशीनें चलानी होती है ना, चलानी होती है, तो ध्यान रखना उसे बोलते हैं ग्रुप डायग्राम। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? हैं आप चाहो तो इसको समझ भी सकते हैं डायग्राम से। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा मोटर हो गया है ना, और मोटर में ये पुली लगा दी, और ऐसे हमने कई सारी पुली लगा दी। फिर लेथ मशीन के लिए ये रही शाफ्ट, ड्रिलिंग मशीन के लिए ये रही शाफ्ट। तो हम बेल्ट को कभी इससे कनेक्ट कर देंगे, कभी बेल्ट को हम इससे कनेक्ट कर देंगे, कभी आगे वाले से। तो जब एक ही मोटर से सारी मशीनें चलानी होती है तो वहां पर हम लोग लूज एंड फास्ट पुली का प्रयोग करते हैं। लूज एंड फास्ट पुली में क्या होता है कि जब पट्टा जिस पे पड़ा होता है तो वो चल रही होती है, बाकी ढीली होती है ना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए अगला 69 नंबर। बच्चों 69 नंबर सवाल बोला जा रहा है 69 निम्नलिखित में कौन सा डियर सीधे के साथ साथ सर्पिल दांते बता दे। ये बढ़िया अच्छा सवाल है। इनमें से वो कौन सा डियर है जिसमें बनने वाले दांते स्ट्रेट भी होते हैं, कर्व भी होते हैं? तो याद रखना जिसमें बनने वाले दांते स्ट्रेट और कर्व होते हैं वो हमारा होता है बेवल डियर। इसीलिए बेवल डियर दो तरह के बताए जाते हैं, एक होता है स्ट्रेट बेवल डियर और एक होता है स्पाइरल बेवल डियर, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि बेवल डियर कितने तरह से बताए जा सकते हैं तो कह देना ये दो तरह से बताए जाते हैं। एक होता है स्ट्रेट बेवल डियर, स्ट्रेट बेवल डियर, और दूसरा बताइए कौन सा होता है सर? दूसरा होता है स्पाइरल बेवल डियर। ध्यान रखना बस स्ट्रेट डियर में सीधे दांते होते बेवल, और बेवल डियर का इस्तेमाल पता कब होता है? जब हमें अपने शाफ्ट को ना एक एंगल पे पावर ट्रांसमिट करनी होती है, वहां बेवल डियर इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए 70 नंबर। बच्चों 70 नंबर बोला जा रहा है कि मशीन बेड बनाने के लिए ढलवा लोहा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखो आपने हमेशा पढ़ा होगा कि मशीन का जो बेड होता है वो किसका बनाया जाता है? कास्ट आयरन का। याद ये रख लेना, जब भी कभी किसी के बारे में कुछ तुमसे पूछा जाए और तुम्हें नहीं समझ में आए कि इसका आंसर क्या होगा, और ऑप्शन में अगर कास्ट आयरन है तो कास्ट आयरन लगा देना, क्योंकि 99 पॉइंट ये आपका सवाल का आंसर सही हो जाएगा। ज्यादातर मशीनों के जो बेड होते हैं वो कास्ट आयरन की बनाए जाते हैं, है ना। बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कास्ट आयरन के पास ना कंप्रेशन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। मैं लिख देता हूं कि कास्ट आयरन के पास क्या खूबी होती है। बच्चों कास्ट आयरन की सबसे पहली खूबी होती है कि कास्ट आयरन की जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ है, कंप्रेशन स्ट्रेंथ बच्चों वो बहुत ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है। लेकिन हाँ कास्ट आयरन की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है। तनाव में टूट जाएगा लेकिन कंप्रेशन में नहीं टूटेगा। तो कंप्रेशन स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, दबाव ज्यादा सह सकता है, और दबाव ज्यादा सहने की वजह से ही हम लोग के जो मशीन के बेड होते हैं बच्चों, जो नीचे बेड होते हैं उसको दबाव ही तो ज्यादा सहना है ना, इसीलिए वो कास्ट आयरन बनाया जाता है। नेक्स्ट है 71। बच्चों 71 नंबर सवाल ये है कि जब दो संयोजमी भाग कभी कभी इंटरफेस फिट किए जाते हैं, मतलब जब दो मिलने वाले भाग कभी कभी इंटरफेस का मतलब इंटरफेरेंस है ना, और कभी कभी क्लियरेंस फिट द्वारा वो किए जाते हैं। बढ़िया बात कहा जा रहा है कि कभी कभी उनमें इंटरफेरेंस आता है, इंटरफेस होता है, और कभी कभी क्लियरेंस भी आता है, यानी कभी कभी वो अचानक से ढीले होके चले जाते हैं और कभी टाइट हो जाते हैं। तो बच्चों ऐसी फिट को ध्यान रखना हम बोलते हैं ट्रांजिशन फिट। बच्चों ट्रांजिशन फिट वही फिट होती है जिसमें हमारा इंटरफेरेंस और क्लियरेंस दोनों आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बेवल प्रोटेक्टर की बताइए सीमा रेंज कितनी है? बहुत बड़ी सवाल, और कई बार कंफ्यूजन भी होगा आपको इसमें। बच्चों यहां बेवल प्रोटेक्टर कहा जा रहा है, समझ बात को। तो याद रखना अगर ये बेवल प्रोटेक्टर है तो आपको सीमा रेंज बतानी है 0 से 180। लेकिन अगर ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता, क्या होता? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है बच्चों वो याद रखना 0 से 360 डिग्री तक का एंगल बता सकता है। लेकिन सिर्फ बेवल प्रोटेक्टर होगा तो उसकी जो रेंज होगी मापने की वो 0 से 180। तो सवाल का सही आंसर 0 से 180 वाला होगा। ये लो बच्चों 73 नंबर देखिए क्या, वर्नियर हाइट गेज, ऊंचाई गेज की बात हो रही है। तो वर्नियर हाइट गेज की स्थिति किस स्थिति पर स्ट्राइबर आधार के समान स्तर पे होता है? बड़ा अच्छा सवाल है। इन्होंने बोला है कि स्ट्राइबर आधार मतलब बेस, मतलब जो हमारा स्ट्राइबर है जहां से हमें रीडिंग लेनी होती है वो एकदम बेस पे है। तो बेस पे सर तभी हो सकता है जब वर्नियर स्केल शून्य रीडिंग पड़ता है। जब वर्नियर स्केल कैसी रीडिंग पड़ता है? शून्य रीडिंग पड़ता है। आप खुद सोचो
अगर वो एकदम बेस में है तो कोई रीडिंग ही नहीं मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी वाला सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल लिखा है कि विद्युत उपकरण के कारण लगने वाली आग किसमें आती है। मैंने अभी सब कुछ बता ही दिया। एक और आता है क्लास ई। क्लास ई में वो फायर आता है जो हमारा विद्युत उपकरण से लगते हैं, है ना। तो विद्युत उपकरण से लगने वाली आग हमारी क्लास ई फायर में आती है। इसे बुझाने के लिए सीटीसी का इस्तेमाल होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल होता है इसे बुझाने के लिए, ध्यान रखिएगा। चलो आज का लास्ट सवाल 75 नंबर, क्या बोला जरा। हार्ड किए हुए स्टील के कंपोनेंट को टेम्परिंग क्यों करते हैं बताइए। तो याद रखना, जब भी कभी हम लोग टूल की हार्डनिंग करते हैं ना, तो टूल की हार्डनिंग करने के बाद हम लोगों को हमेशा टेम्परिंग करने की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों सर? बच्चों होता क्या है कि हार्डनिंग करने से उसके अंदर भंगुरता पैदा हो जाती है, और जब हम टेम्परिंग करते हैं तो टेम्परिंग करने के बाद उसी भंगुरता को हमें क्या करना होता है सर, उसी भंगुरता को कम करना होता है और टफनेस बढ़ानी होती है। तो भंगुरता को कम करने के लिए और टफनेस को बढ़ाने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। टेम्परिंग बच्चों, टेम्परिंग में हम लोग ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं और धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो जिससे कि मटेरियल के अंदर ब्रिटलनेस कम हो जाती है और टफनेस बढ़ जाती है ना। यही दो उद्देश्य होते हैं इसके। ऐसा कोई उत्तर लिखा है, ये देखिए, इंक्रीज द टफनेस, टफनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग ब्रिटलनेस करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जा रहा है, ए वाला उत्तर होगा। तो यहां पर आप लोगों को देखिए, यहां पर हमारा कौन सा सेट था, आज सेट नंबर 05 था, और सेट नंबर 05 यहां से फिटर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फिटर टर्नर मशीनिस्ट जो भी बच्चे हैं वो इन सेट को जरूर देखें, और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग एग्जाम से पहले आपको सारे सेट सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सारे बच्चे काम करेंगे, जहां भी आप क्लास देख रहे हो वहां लेक्चर लिखा होगा, उसके बगल में असाइनमेंट लिखा होगा, असाइनमेंट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और उसके बगल में रेटिंग लिखी होगी। आप जरूर रेट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आपको मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, मैंने देखिए जल्दीबाजी में नहीं कोई चीज थी। 75 क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो 1 घंटे भी बहुत है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन करके आपको सॉल्व कराया ताकि 75 क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिले। ओके, चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।